कोर्ट में रेट भी फाइल की हुई है इस पे ई कॉमर्स टैक्स सेक्शन पे। और कोरियर उस चीज़ से परेशान है कि यार मैं टैक्स कहाँ पे काटूं। अभी तक किसी को पता ही नहीं, कभी 4%, कभी 5%, कभी 6% कटता है। टिकटॉक एड अकाउंट जो है वो पाकिस्तान में आ गए हैं। 100 रुपए की अगर आपकी प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर आप समझिए कि 4% टैक्स लगेगा। तो वो सीओडी ऑलरेडी महंगा हो गया। हाँ, वो ये कहते हैं कि यार आप प्रीपेड कर दोगे ना तो वो ये टैक्स नहीं पड़ेगा। अगर ये फॉर एग्जांपल दराज को करते या फॉर एग्जांपल एक XYZ ब्रांड को करते, उससे लेना टैक्स बहुत मुश्किल काम है। इन सब की नींदें हराम करने वाली जो कंपनी थी ना वो थी पिनदोदो। टीमों के अच्छे डिजाइन से एवरीथिंग वाज अच्छा बिकॉज इंपोर्टेड था। वो क्या प्रोसेस है, किस तरह से दराज उनको टेस्ट कर रहा होता है या उसके पीछे क्या एक मैकेनिज्म है। 4,000 रुपये सस्ती हो गई है, दूसरे दिन 6,000 रुपये सस्ती हो गई है। तो पहले तो ये था कि अली एक्सप्रेस ही हाथ नहीं आ रहा था दुनिया के, तो अब तेमू अली एक्सप्रेस को टक्कर दे रहा है। दराज और दराज मॉल में अभी तक उनको भी फर्क नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे। दैट इज व्हाट वी वांट टू प्रमोट फ्रॉम दराज मॉल। फ्रॉम दराज वी कैन सेल एनीथिंग, यू कैन कम एंड सेल एनीथिंग। कोई सेलर आके कुछ भी बेच ले। वो अब उसने ऑर्डर कर दिया 8,000 रुपये का, उसको वो कीचेन या फ्रेम सा मिला फोटो की तस्वीर। मिक्स कैटेगरी में सिर्फ वो बंदा काम कर रहा होगा जो रीसेलर है और जो ड्रॉप शिप पे काम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अहमद काज़ी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लोकल ई कॉमर्स पॉडकास्ट, जिसमें ई कॉमर्स बैठक में आज हम बैठे हैं और ई कॉमर्स बैठक पर बहुत ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिला है। इसको इतना ज़्यादा प्यार देने का, इसको इतना ज़्यादा लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम अपने साथ ज़बरदस्ती एक बंदे को बिठा के बैठे हैं जो कि मार्केट प्लेस जो है, अगर आपने देखा होगा, लोग जानना चाह रहे थे, आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल थे, तो बड़ी मुश्किलों से इनको हमने ढूंढा है, बड़ी मुश्किलों से हम उनको लेके आए हैं और आज कुछ चीज़ें हम इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से हो सकती हैं, दराज इस पर कैसे काम कर रहा है, मार्केट प्लेसेस की कितना ई कॉमर्स के अंदर रोल है। तो आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है। आज बहुत सारे इस तरह के सवाल हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले मेरा ख्याल है हमें ये जानना चाहिए कि जो ई कॉमर्स टैक्सेशंस हुई हैं सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल है दराज की स्पेकुलेशन उसके बाद ही हुई हैं। तो ई कॉमर्स टैक्सेशन ने किस तरीके से वेंडर्स को इफेक्ट किया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इस सवाल के जवाब पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चलूँ कि इस एपिसोड को जो आप तक पहुंचाने में हमारी सपोर्ट करते हैं वो है द वर्टिकल। द वर्टिकल एक कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसेस लाहौर के अंदर प्रोवाइड करने में नो डाउट सबसे बड़ा नाम है। इस टाइम अगर आपको कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसेस चाहिए और अगर आप रेंट दे के थके हैं और इंस्टॉलमेंट पे ऑफिस देख रहे हैं तो द वर्टिकल से अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले वलीद भाई आपकी तरफ में आऊँगा। मार्केट प्लेसेस से ही मेरा सवाल है। अमेजॉन में माशाल्लाह आप काफ़ी काम कर चुके हैं। पाकिस्तानियों के पास तो एक दराज ही था, तो आज दराज का तो बंदा है हमारे पास, उससे बात हम करते हैं, थोड़ा शर्मा भी रहा है, लेकिन ये है कि वलीद भाई मुझे ये बताइएगा कि क्या लगता है आपको, ये ई कॉमर्स की टैक्सेशन हुई स्पेशली, उसके बाद में बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे यार, क्योंकि पहले एक जिम्मेदारी दे दी, फिर उसके बाद लास्ट ईयर इस टैक्सेशन से पहले हमने देखा दराज वालों को बहुत ज़्यादा उन लोगों ने कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व किया कि जी फॉर एग्जांपल आपका जो सेलर है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके ऊपर एक एक्स अमाउंट आपने काट के देनी है। चलो यहाँ तक भी ठीक था, लोग काम कर रहे थे। अब दराज के ऊपर ज़्यादातर हम देखते हैं कि वेंडर्स थे ही ऐसे जो कि आपका नॉन रजिस्टर्ड जो है ना काम कर रहे थे और उनकी बास्केट साइज प्रोडक्ट की प्राइसेस कम है, होल सेलर ज़्यादा था। तो अब जो नई टैक्सेशन आई है और उस टैक्सेशन के मुताबिक ये है कि अगर आप रजिस्टर्ड वेंडर नहीं हैं तो आपको रजिस्टर्ड होना है तभी आप काम कर सकते हैं। तो एक ये रिस्ट्रिक्शन हो गई। तो किस तरीके से कोप अप करें उसके ऊपर तो हम आएंगे, लेकिन इसमें रजिस्टर्ड सेलर्स और नॉन रजिस्टर्ड सेलर में जो थोड़ी सी खलबली हुई थी उसके बारे में जानना चाहूँगा कि उसका ज़रा बताइएगा। अच्छा हैदर भाई, टैक्सेशन ने तो वाकई बहुत इम्पैक्ट जो है ना वो किया हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे, क्योंकि मेरे अपने कुछ क्लाइंट्स थे जो कि इंटरनेशनल थे और लेकिन वो लोकल जो है वो ब्रांड्स रन कर रहे थे। तो उनका भी इशू आया कि जी हम किस तरह से सेल्स टैक्स फाइल करें, जबकि हम तो पाकिस्तानी सिटीज़न ही नहीं है। तो उन्हें अनफॉर्चुनेटली अपने जो हैं ब्रांड्स उनको बंद करना पड़ा। और मैं अभी कल ही एक न्यूज़ देख रहा था कि किसी ने कोर्ट में रेट भी फाइल की हुई है इस पे ई कॉमर्स टैक्सेशन पे, और आई थिंक कल उसकी पहली वो क्वेश्चन वाई भी थी। अब देखते हैं कि लेट्स सी आगे क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट आता है, ख़त्म करती है गवर्नमेंट या इसको एज इट इज़ लेके चलना है। तो वो अब जो नेक्स्ट हेयरिंग्स होंगी उसमें ये कुछ पिक्चर क्लियर होगी। बाकी रही बात दराज की, तो ऑब्वियसली जिस तरह से बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आया, लाइक अगर हम अपना कोई शॉपिफाई पे ब्रांड रन कर रहे हैं तो उस पर भी यही है कि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी या किसी भी कोरियर पार्टनर के साथ करते हैं तो आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो सेम गोज़ विद दराज पे भी ऐसी है। जो लोग सेलर्स थे या जो बैठे हुए थे उनके लिए पहले तो ये नहीं था कि आपकी कोई उस तरह ब्रांड आइडेंटिटी या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बट अब वो एक पार्ट जो है ना वो कंपलसरी हो गया है। और उसमें भी अब कुछ इश्यूज़ हैं कि जो टैक्स फ्लक्चुएशन है ना वो काफ़ी आ रही है, क्योंकि मैंने भी देखा है मुझे कोरियर में जो है ना कई जगहों पे कम टैक्स चार्ज हो रहा है, कई जगहों पे ज़्यादा टैक्स चार्ज हो रहा है। तो ये कोरियर एंड से भी है, मतलब अभी कोई एक फिक्स रेट नहीं है कि हम 18% पे दे रहे हैं, 15 पे दे रहे हैं, 17 पे दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। बाकी रही बात अब दराज पे किस तरह से आगे का मैकेनिज्म है, तो मेरे ख्याल से वो दराज के बंदे तो हमारे साथ है। तो आज अंदर की इनसाइट्स हम इनसे लेंगे कि मैं चाह रहा हूँ कि इनसाइट्स पे पहुंचने से पहले जरा थोड़ा सा हम गपशप लगाएं ताकि वो भी रिलैक्स हो जाए। इनको आज हमने ज़बरदस्ती अपने पास बिठाया हुआ है यार भाई। हमने आपसे कोई दराज के राज नहीं निकलवाने, हमने आपसे सिर्फ वो सवालात मेरा ख्याल करने हैं जो आवाम पूछना चाह रही है, जिनका शायद आप भी हर बंदे को अलग अलग बता के थक गए हो। तो एक वीडियो के थ्रू मैं चाह रहा हूँ कि
आपका भी पैगाम जो है वो चला जाए, बजाय इसके कि आप हर एक को गाइड करो। हमें भी आपने अलग से आके गाइड किया, फिर और ब्रांड्स को भी अलग से गाइड किया। तो ये एक ऐसी वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ कि जिसमें हमारे सवालात के जवाब भी मिल जाए और जो मैसेज आप पहुंचाना चाह रहे हैं वो भी पहुंच जाए। तो हम इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। उमर भाई, आपने भी माशाल्लाह बहुत सारे ब्रांड्स अभी उसके साथ काम कर रहे हैं, तो क्या कोरियर ने नई गाइडलाइंस दी हैं आपको कि भाई ये अब टैक्सेशन जो आई है तो उसके बाद ये मामलात हो गए और अब आपको ये फॉलो करना है? और क्या ये जो आवाम बैठी हुई है और कल से अगर ये ई-कॉमर्स का अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही तो वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। यार देखिए अदर भाई, जो टैक्सेशन की चीज़ें हैं ना, वो ऑब्वियसली जिस तरह अभी वलीद भी बता रहा था कि वो एकदम से एट सडन लोगों के सर के ऊपर पड़ी हैं और वो एक ख़तरनाक सूरत हाल वाली चीज़ें हैं। दराज के ऊपर जो वेंडर्स हैं उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन ऐड होगी, ठीक है। 98% या एक अच्छी तादाद में जो वेंडर्स थे, ठीक है, ब्रांड्स नहीं, जो वेंडर्स थे वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन आ गई, फिर उनके ऊपर टैक्सेशन आ गई, फिर जो अपना D2C कर रहे हैं या डायरेक्ट शॉपिफाई के ऊपर सेल कर रहे हैं उनके ऊपर वो कोरियर से बगैर किसी गाइडलाइन के चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अगर मुझे एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल रही है कि मेरे ऊपर ये टैक्स लग रहा है और ये इतना चार्ज होगा और वो इस तरीके से होगा, तो मैं शायद अपनी प्रिपरेशन भी कर लूँ उस हवाले से। मैंने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाना है, मैंने कस्टमर के ऊपर उसको राउट करना है, तो वो बगैर किसी अल्टीमेटम के, बगैर किसी नोटिफिकेशन के मेरे ऊपर वो टैक्स अप्लाई हो गया। अब कोरियर उस चीज़ से परेशान है कि यार मैं टैक्स कहाँ पे काटूँ, ठीक है। मैंने जो कन्फ्यूजन एक क्रिएट हुई थी, और आई थिंक वो 2 से 3 महीने तक कन्फ्यूजन वो क्रिएट रही थी ऑडियंस में, और शायद अभी भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं कि यार COD के ऊपर कितना टैक्स कटेगा, नॉन COD के ऊपर कितना टैक्स कटेगा, ठीक है। फिर प्राइस ब्रैकेट के ऊपर आ गया कि किस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर कितना टैक्स कट रहा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से जो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही बरती गई है वो यही बरती गई है कि स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। और बस आंखें बंद करके हमें बस टैक्स लगाना है, बस किसी भी तरह लगाना है, बस टैक्स लगा दो, ठीक है। तो ये आई थिंक उसमें सबसे जो ख़तरनाक चीज़ थी ना वो थी। सेकेंडली, जो न्यू आने वाली हैं यार, उनका जो मार्जिन है वो 10-15% के ऊपर, 20% के ऊपर मार्जिन के ऊपर खेल रहे हैं, ठीक है। तो वो उनका मार्जिन वहाँ से श्रिंक होता है। अब वो कस्टमर के ऊपर उसको टैक्स को देते हैं तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, कस्टमर बाय नहीं करता, ठीक है। पीछे जो उसको माल मिल रहा है वो महंगा मिल रहा है, फिर आगे प्राइस बढ़ा नहीं सकते हैं, ऊपर से फिर टैक्स अलग से पे करना है। तो आई थिंक बहुत सारे जो न्यू कमर्स थे उनका तो आने से पहले ही बंद हो गया, ठीक है। उनका वो सिस्टम चलने से पहले ही बंद कर दिया, और जो छोटे लेवल पे चला रहे हैं उनको भी ये ख़तरनाक सूरत हाल के ऊपर लेके। तो ये आई थिंक जो मसले मसाइल थे, हमने टैक्स पे पहले भी बहुत सारी बात की और इन चीज़ों को हाईलाइट भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हैं, और जहाँ तक हमारी आवाज़ जा सकती है वहाँ तक हम अपनी आवाज़ को लेके जा रहे हैं कि यार ये आवाम के ऊपर जुल्म है, और उन लोगों के ऊपर जो कि एक बहुत ही छोटे बजट के साथ, एक छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ चीज़ें लेके चलना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसके मुतादिफ आप दूसरे ममालिक को देखें तो यार वहाँ पे ई-कॉमर्स को सपोर्ट किया जा रहा है, वहाँ पे आपकी डिजिटल इकोनॉमी को सपोर्ट किया जा रहा है कि आप अगर ई-कॉमर्स में आ रही हैं या आप डिजिटली अपने बिज़नेस को मूव कर रहे हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल रही है, आपको टैक्स में छूट मिल रही है। यहाँ पे आपके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा रहा है, तो ये आई थिंक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। उमर भाई, लेकिन ये है कि क्या अभी अगर मैं या कोई भी आम बंदा कोरियर के साथ काम स्टार्ट करके करना चाहे तो वो कर सकता है? कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है अभी? नहीं, देखिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको अब अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है, आपको वो FBR और NTN और वो सारी चीज़ें, वो एक हद तक अच्छी चीज़ें भी हैं, ठीक है। कि जिसको कोरियर रिसीव हो रहा है उसकी कोई कंप्लेन है तो वो कहाँ जाके कंप्लेन करेगा, ठीक है। जिस तरह दराज का नाम तो नहीं हम लेते, बट बहुत सारे वेंडर्स ऐसे होते हैं मोबाइल मंगवाते हुए ईंट मिल जाती है अब उसमें दराज का कसूर नहीं है, उसमें वो वेंडर का कसूर है। अब हम दराज को पकड़ेंगे, दराज के पास वो वेंडर रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसका NTN नहीं है या उसका बिजनेस रजिस्टर नहीं है, तो आप किसको केस करोगे, किसको जाके पकड़ोगे? तो आई थिंक वो वाली कुछ हद तक चीज़ें बेहतर हैं। या जिसमें आपका रेप्लिका वाला जो मामला है, ठीक है, कि यार मैंने स्टाइलो के आगे डबल O लगा के एक ब्रांड बना ली है और मैं स्टाइलो के ऑर्डर स्टाइलो के लोग माइंडसेट से कर रहे हैं और मैं उनको बाजार से 100 रुपये की जूती लेके 800 रुपये की बेच रहा हूँ, ठीक है। तो अब कुरियर वाले कैसे उसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्शन जो है अच्छे के लिए ऐड हुई हैं कि यार मेरा टैक्स मैं जमा भी करवा रहा हूँ, मेरे जितनी इनकम हो रही है वो भी चल रही है, मैं FBR में भी रजिस्टर हूँ, मेरे बैंक अकाउंट्स हैं, और सारी चीज़ें ऑपरेशनल वे में मूव कर रही हैं। दैट इज़ अ बेटर पॉइंट कि यार जो पैसा मुझे मिल रहा है वो भी मेरा वाइट मनी है, ठीक है, और मुझे थ्रू लीगल चैनल सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं। बट उसमें जो रिस्ट्रिक्शन है ना वो सर सिर्फ़ और सिर्फ ये टैक्स की सूरत में आती है। बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ई-कॉमर्स जो चला रहे हैं यार, वो लिटरली 6%, 8%, 10% मार्जिन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो आपने उसके मार्जिन को ही हाफ कर दिया कि यार जिस बंदे ने 80 रुपये कमाने थे अपनी को 4 प्रोडक्ट सेल करके, वो 40 रुपये कमाएगा, ठीक है। तो ये आई थिंक सबसे बड़ा जो यहाँ पे पॉइंट है कि उनको हम बूस्ट क्या कर रहे हैं, हम उनको नए आने वालों को क्या किस तरीके से उनको मोटिवेट कर रहे हैं। अब उनके अंदर डीमोटिवेशन ज़्यादा हो रही है। सबसे पहले जो डीमोटिवेशन हो रही है वो उस टैक्स की कन्फ्यूजन के ऊपर है, टैक्स चार्ज कौन करेगा, बैंक ने करना है कि कोरियर ने करना है, ठीक है। फिर कोरियर किस रेट के ऊपर चार्ज कर रहा है, मुझे उन चीज़ों की क्लियर पिक्चर ही नज़र नहीं आ रही है,
ठीक है, तो मैं किस तरीके कार से उस पूरे इकोसिस्टम के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या नज़र आ रहा है यार, मेरे लिए ई कॉमर्स में मुश्किलात ज़्यादा हैं, तो मैं शॉपिफाई नहीं बनाता, मैं दाल चावल की रेडी लगा लेता हूँ या मैं रिटेल में जाके वो काम कर लेता हूँ। अच्छा उमर भाई, जिस तरह से आपने कहा ना कि टैक्स की अभी जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है, तो मैं अदर भाई ये भी बता दूं, जो न्यू आने वाले हैं, जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अभी इसमें एक इशू ये भी आ रहा है कि कोरियर वाले कह रहे हैं कि आपने सिर्फ अपना एनटीएन प्रोवाइड करना है। अब उस एनटीएन की शर्त क्या है कि वो आपका इंडिविजुअल एनटीएन है, जो आपने अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाया ना, वो कह रहे हैं कि जो आप अपना ब्रांड रन कर रहे हैं वही है। अब एनटीएन तो एक मेरा इंडिविजुअल है, अब पता ही नहीं है आपने सेल्स टैक्स किसके रिटर्न फाइल करनी है, आपका ब्रांड तो आपका रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहा, आप ब्रांड के अगेंस्ट तो अपना वो कर ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि आप एज ए इंडिविजुअल हैदर अहमद काजी एक टैक्स पेयर है, ठीक है, अब आपने उस टैक्स पेयर में अपनी बिजनेस इन्फॉर्मेशन क्या दिया, उसमें आप अपना ब्रांड शो कर दें। तो ये एक बड़ी जो है ना वो कन्फ्यूजन है कि यार मैं एक ऑलरेडी मैं अपना तो पे कर ही रहा हूँ टैक्स ईयरली जो मेरी इनकम पे आता है, अब हम उसको किस तरह से अपने ब्रांड के साथ रिलेट करें, वो कोई चीज़ क्लियर ही नहीं है। तो ये आई थिंक ये चीज़ आपकी कोरियर को भी नहीं अभी तक क्लियर कि हमने करना क्या है या किस तरह से टैक्स काटना है। अब वो जो टैक्स डिडक्शन कर रहे हैं, अब हमें भी नहीं पता कि वो हमारी इनकम टैक्स में जानी है या हमने सेल्स टैक्स में उसको सबमिट करवाना है। तो इसलिए अभी जिसने स्टार्ट करा बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट कर दिया, अभी इसका पता किसी को भी नहीं है, ना हमारी गवर्नमेंट को पता है ना वो किसी इदारे को पता है। तो बस एग्जैक्टली मैं यही, जिस तरह उमर भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि यार ये इतना प्री मेच्योरली हुआ है, बस उन्होंने कहा कि यार ये है, ये कुछ है, बस लगा दो आंखें बंद करके। और ये तो शुक्र है हम लोगों ने जो एहतजाज वगैरह जाके किए, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज वगैरह जाके किए, इसमें प्रेशर उन पर डला है तो उन्होंने वो चीज़ चेंज की। फिर वरना जो मुसवदा उन्होंने दिया था वो तो इतना खतरनाक था कि जिसमें आप कैश ऑन डिलीवरी को परवान चढ़ा रहे हैं और प्रीपेमेंट को कम कर रहे हैं, प्लस वो कैटेगरी वाइज लग रहा है, कपड़ों पे अलग टैक्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे अलग लग रहा है, डिफरेंट चीज़ों पे अलग लग रहा है। वो तो शुक्र है जो चीज़ थी वो, प्लस जो टैक्स दे रहा है उसको बेनिफिट और नहीं देने वाले बेनिफिट जो एक बड़ा डिफरेंस था वो भी खत्म कर दिया था उन्होंने। सर देखिए ना, बेनिफिट देना या ना देना वो तो बात ही बाद में है, पहले तो आप ये बताएं ना आप ये वो टैक्स रिटर्न फाइल किसके अगेंस्ट करवाएंगे। अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है जंगीर, बल्कि मैं इसे तुमसे भी ये पूछूंगा कि ब्रांड्स जो है उनका 18% है और जो दूसरे हैं उनकी परसेंटेज वाइज है, जिस तरह 2% हो, तो जरा परसेंटेज वाइज मैं जानना चाहूँगा कि क्या है, ब्रांड्स को कितना देना है, और जो अगर फॉर एग्जांपल वलीद है जैसा बता रहा है कि आप एनटीएन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस अभी भी आप कर सकते हैं, आपका एक एनटीएन होना चाहिए जो आपका मेरे ख्याल शनाख्ती कार्ड नंबर है, हर एक इंडिविजुअल का ऑलरेडी वो ये है। तो ये क्या डिफरेंस है 18%, 2%, वो ज़रा थोड़ा सा जानना चाहूँगा। इसके अंदर ये है कि जो ब्रांड्स सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है वो तो अपने जिस भी प्रोविंस के हिसाब से, अब जैसे अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ पे 16-18 वो अलग चलता है, अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पे भी 18 है, 16 है, फिर अगर आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो यहाँ पे 5% के ऊपर भी चार्ज हो रहा होता है। तो वो अगर आप सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हैं तो वो फिर आप उस कैटेगरी में आएंगे। अच्छा उसका फ़ायदा क्या है? सेल्स टैक्स में ना लोग डरते हैं कि यार हम रजिस्टर हो जाएंगे तो पता नहीं क्या कंप्लाइंस का एक तलवार हमारे सर पे होगी। यार उसमें फ़ायदा बड़ा है। अब आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी ख़रीद रहे होते हैं कि जहाँ पे अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं एक बिज़नेस रन कर रहा हूँ तो मैंने जो रॉ मटेरियल ख़रीदा है मैंने उसके ऊपर भी इनकम टैक्स पे सेल्स टैक्स पे किया है, और मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स है। तो आप उसको इनपुट और आउटपुट के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो भी सेल्स टैक्स आपके ऊपर आ रहा होगा ना तो वो आपने जहाँ पे देना है वहाँ पे जाके आप एडजस्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपये गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स की मद में जमा करवाने और मैंने 60 रुपये ऑलरेडी कहीं सेल्स टैक्स की मद में पे किए हुए हैं, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा 40 रुपये मैंने अल्टीमेटली वो अंदर जाके जमा कराने। क्यों? क्योंकि 60 में ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। और वो बाकी जहाँ तक बात है कि सोल प्रोप्राइटर या वो बंदे जो कि इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो सीओडी के ऊपर एक मिनिमम सा कोई 2% का जो टैक्स है वो उन्होंने लागू किया, तो आपके ऊपर वो 18% वाला उस तरीके से लागू नहीं होगा, 2% होगा। अब मैं चूँकि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें खरीदता रहता हूँ, जो स्मॉल सेलर्स हैं ना उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया है। अब जब आप उनको कहते हैं ना कि यार मैंने ये चीज़ आपसे परचेज़ करनी है तो वो आपको पहले ही बता देते हैं कि यार अगर आप सीओडी करोगे ना तो हम 2% आपसे एक्स्ट्रा लेंगे, वो हमारी जेब में नहीं जाएगा, वो हमने कोरियर कंपनी को देना है जो कि आगे टैक्स की मद में गवर्नमेंट को जमा कराएगी। तो वो सीओडी ऑलरेडी महंगा हो गया। हाँ वो ये कहते हैं कि यार आप प्रीपेड कर दोगे ना तो वो ये टैक्स नहीं पड़ेगा। तो वहाँ से उनको भी एक तरह से ना फ़ायदा होना शुरू हो गया है कि वो 2% बचाने के लिए मैं अक्सर उसको कहता हूँ चलो यार मैं आपको प्रीपे कर देता हूँ, तो लोग प्रीपेड कर देते हैं। उससे बिज़नेस का फ़ायदा ये हुआ कि उनका ऑर्डर अगर प्रीपेड है तो रिटर्न कम होगा। तो इस तरीके से लोग मैनेज करें। जो बात है उमर भाई की कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अब बहुत से कस्टमर्स या बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं, सेलर्स ऐसे हैं जो पास ऑन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर ऐसा वो होता है कि जो उनका कस्टमर है वो प्राइस सेंसिटिव है। मतलब अगर 10 रुपये 20 रुपये भी आप बढ़ाओगे ना तो वो कस्टमर कहीं और से जाके परचेज़ कर लेगा। तो वो फिर एब्जॉर्ब करते हैं इसको। वो कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं? वो अपने मार्जिन में से उसको श्रिंक कर रहे हैं। वो सेलर जो इस सबसे पहले अगर 100 रुपये कमा रहा था ना, अब उसकी जेब में 2% कम 98 रुपये आना शुरू हो गए। तो मोर और लेस इफेक्ट तो कर रहा है, लेकिन लोगों ने इसके भी तरीके निकाल लिए हैं कि कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, बता के ले लेते हैं उनसे पैसे। अच्छा आप सबकी बातों से ना मुझे ये लग रहा है कि लोगों में कन्फ्यूजन ज़्यादा है, टैक्स देना
ये ना देना मेरा ख्याल है उसकी गुफ्तगू शायद बहुत बाद में, लेकिन कन्फ्यूजन ज़्यादा है। कन्फ्यूजन शायद आपको भी हो रही होगी ये जानते हुए कि टैक्स असल में है क्या। तो मैं थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ई कॉमर्स के ऊपर जो इस वक्त टैक्स लगे हुए हैं ना, वो दो किस्म के हैं। एक है इनकम टैक्स, एक है सेल्स टैक्स। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं ना, तो 100 रुपये की अगर आपकी प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर आप समझिए कि 4% टैक्स लगेगा अगर COD ऑर्डर है, 2% इनकम टैक्स लगेगा और आपका 2% सेल्स टैक्स लगेगा COD पे। यही अगर ऑर्डर आपने प्री पेमेंट ले लिया है तो 2% इनकम टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन 1% आपका टैक्स हो जाएगा सेल्स टैक्स, जो कि आपकी अमाउंट पे जो है प्री पेमेंट, यानी कि अगर आपने पेमेंट पहले ले ली है तो उस पर लग रहा होगा। ये जो टैक्स है COD की मद में जो कलेक्ट करेगा वो होगा कोरियर वाले, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब आपको वो 100 रुपये की प्रोडक्ट लेंगे तो वो अपने 2% ये काट के और इनकम टैक्स का भी 2% काट के 4% काट के 96 रुपीज़ आपके अकाउंट के अंदर दे देंगे। और अगर ये पेमेंट बैंक के थ्रू आ रही है तो बैंक क्या करेगा कि वो इसको 2% इनकम टैक्स और 1% अपना सेल्स टैक्स काट के 97 रुपीज़ आपके अकाउंट में दे देगा। और जो कन्फ्यूजन थी 18% की, तो वो भी क्लियर कर दूं। 18% सेल्स टैक्स ऑलरेडी जो ब्रांड्स हैं, जिसको हम टीयर 1 ब्रांड कहते हैं, FBR के अंदर जो डेफिनेशन है टीयर 1 ब्रांड की, वो है कि कोई भी ऐसा ब्रांड जिसका एयर कंडीशन मॉल के अंदर एक आउटलेट है, उसको टीयर 1 ब्रांड कहते हैं। ये ब्रांड पहले भी 18% दे रहे थे, अब भी 18% दे रहे हैं। बस इनका ये है कि जो कलेक्शन हो रही है COD के थ्रू वो कट के आ रही होगी, कैश फ्लो के अंदर इसके अंदर सिर्फ जो है ना अमाउंट कट रही होगी, अदरवाइज इसका कोई डिफरेंस नहीं होगा। और इसका जो 18% है ये क्लेमेबल है, ये ऐसा नहीं है कि इसको हम क्लेम नहीं कर सकते। जबकि दूसरी मद में जो इनपुट आउटपुट की, जिस तरह जहांगीर बता रहा था, हम उसको क्लेम नहीं कर सकते, जो कि एक एंटरप्रेन्योर या कोई वो कर रहा होगा। अच्छा, एक ऐसा बीच में शिक और है जिनको टैक्स से छूट है, वो है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री की एक बाकायदा पूरी FBR के ऊपर डेफिनेशन अगर आप गूगल पे लिखेंगे, जिसका एक ना कोई सालाना बिल कहते हैं कि 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू 80 लाख रुपए के अंडर होना चाहिए, तो इसकी पूरी डेफिनेशन है। लेकिन इन शॉर्ट कॉटेज इंडस्ट्री वो होती है जो ख़वातीन, जो लोग एक घर में बैठ के एक कारोबार कर रहे हैं, ई कॉमर्स चला रहे हैं, उसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। वो एक एफिडेविट अगर जमा करवा देते हैं कोरियर कंपनीज़ को, तो वो उससे इस्तिस्ना हासिल कर सकते हैं। जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है, जिस तरह इन सब ने बताया, कि यार जो टैक्स है वो कट भी रहा है, कोरियर इस वक्त काट रहा है, लेकिन कोरियर जमा नहीं करवा पा रहा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कोरियर ही जमा नहीं करवाना चाह रहे यार, जहाँ पे जमा करवाना है वहाँ पे उन्होंने टैक्स लगा दिया, लेकिन FBR के पोर्टल के अंदर वो टैक्स जमा करवाने की जो, जिसे कहते हैं ना कि शिक है, वो है ही नहीं। वो किसके अंदर जाके वो पैसे जमा कराएंगे नहीं है, तो अभी जितना भी पैसा है वो सारा पार्क हो रहा है, ब्रांड अभी तक क्लेम नहीं कर पा रहे हैं सेल्स टैक्स, तो ये बड़ा मसला आ रहा है। ये एक शॉर्ट समरी थी। अब आते हैं हम जरा दराज की तरफ। दराज से हम जानना चाहेंगे यार, दराज में इस सब केओस के बाद क्या मैस हुआ। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि आप काफ़ी परेशान भी थे और कुछ समझ नहीं आ रही थी, और अभी तक समझ नहीं आ रही। फिर उन्होंने पहले कहा जी आप फ़ौरन कलेक्ट करें, जुलाई 1 से कलेक्ट करें। फिर उन्होंने कहा नहीं, जुलाई 1 के बाद आपने कलेक्ट नहीं करना, आपको 3 महीने देते हैं, आप सेटलमेंट कर ले। तो क्या हुआ, किस तरीके से जर्नी से आगे आए, और अब आपको क्या लग रहा है कि आने वाला टाइम कैसा होगा? अच्छा, इसमें जहाँ तक मुझे याद है कि हम भी गवर्नमेंट ने बोला था कि ये 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो रहा है एंड वी विल बी कलेक्टिंग सारा टैक्स फ्रॉम एवरी सेलर या ब्रांड। तो हमें भी कोई आइडिया नहीं था, गवर्नमेंट से जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे हम वही देख रहे थे। देन वी वर ऑल्सो कनेक्टिंग विद अदर पीपल। आपसे भी मुलाकात हुई थी, आपसे भी पूछा था कि क्या है ये, क्या टैक्स कट, क्योंकि किसी को समझाना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज उसके पे कट पे और पे आउट पे बहुत इम्पैक्ट करेगा। तो वहाँ ये पता चला कि ये 1 से होगा तो सही। वी ऑल्सो कम्युनिकेटेड दिस टू एवरी सेलर कि हम ये कट कर रहे होंगे 1 जुलाई से। तो जिसने अपनी प्राइसिंग इंक्रीज़ करनी है या जिसने भी ये मार्जिन अपने मार्जिन के अंदर इसका इम्पैक्ट क्रिएट करना है, वो कर ले। किसी को समझ नहीं आ रही थी, किसी सेलर को भी आज तक भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि एवरीवन हु इज़ वर्किंग ऑन दराज और हु इज़ सेलिंग ऑन दराज इज़ नॉट दैट, क्या कहते हैं, नो हाउ नहीं है उतनी टैक्सेशन या फाइनेंस की या अकाउंटिंग की, एवरीथिंग की। तो हमने ईमेल्स रोल आउट की, हमने न्यूज़ लेटर्स भेजे, हमने डिफरेंट पॉडकास्ट भी किए, लाइव सेशंस भी किए फेसबुक पे, वेबिनार्स किए, जहाँ हम समझा पाएँ कि ये टैक्सेशन हिट आएगी 1 जुलाई से। बट उसके बाद भी इतनी क्लैरिटी नहीं थी। पहले जो आया था गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन वो ये थी कि हुएवर इज़ नॉट रजिस्टर्ड उसका बिजनेस बंद करोगे। वो ना दराज पे ऑपरेट कर सकता है, ना उसकी अपनी वेबसाइट हो सकती है, वो कहीं काम नहीं कर सकता अगर उसका NTN नहीं है। अभी NTN की बात हो रही है, STRN की बात नहीं हो रही। अगर एक बंदे की NTN ही नहीं है, वो काम नहीं कर सकता, ना वो कोरियर के साथ काम कर सकता है, ना वो किसी मार्केट प्लेस के साथ काम कर सकता है। फिर हमने गवर्नमेंट के साथ हमने भी डिस्कशन की, आपने भी आई थिंक जो भी एहतजाज वगैरह किए थे, दराज की भी डिस्कशन हुई थी, 1-2 और कंपनीज थी उनकी भी डिस्कशन हुई थी गवर्नमेंट के साथ कि हाउ वी कैन डू दिस, बट हम कुछ टाइम बिल्ड करें, टाइम क्रिएट करें लोगों को समझाने में, लोगों को एजुकेट करने में। उसके बाद ऑब्वियसली वी कैन टेक अ स्टेप के इनको हटाया जाए। मुझे जहाँ तक याद है 1 जुलाई मैं भी हेड ऑफिस में था,
अराउंड 60-65% हमारा नॉन रजिस्टर्ड सेलर था, तो 65% का इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा था सीधा सीधा. नाउ एज अ कंपनी 65% एंड नॉट ओनली दराज, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कंपनीज एज वेल. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम लाम एज वेल. डिफरेंट जो भी फैशन की मार्केट प्लेसेज हैं या ओवरऑल मार्केट प्लेसेज हैं, हर मार्केट प्लेस पे अनरजिस्टर्ड सेलर्स ही सेल कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं. अब हुआ ये कि कुछ कंपनीज ने तो सीधा सीधा डिक्लेयर कर दिया अपने सेलर्स को जिसके पास एंट्री नहीं है, वी आर क्लोजिंग बिजनेस. बिकॉज अगर आप ना करते तो मार्केट प्लेस पे 5 लाख की हिट थी, 5 लाख की पेनल्टी थी, और एवरी ऑर्डर, ये गवर्नमेंट ने बोला था, ऑन एवरी ऑर्डर 5 लाख की आपको पेनल्टी लगेगी अगर आपने प्रोसेस किया कोई भी ऐसे सेलर का ऑर्डर जो रजिस्टर्ड नहीं है. तो ये पहले हुआ था. फिर उसके बाद डिस्कशन हुई गवर्नमेंट के साथ, कुछ लीवे मिला, और उसके बाद 3 से 4 महीने का टाइम बिल्ड हुआ कि आप 3 महीने लो, तब तक के लिए यू कैन कीप दी सेलर्स ऑनलाइन, आप इनके साथ काम करो, बट जो आपने बात की 2+2, 2+1 वाली, वो अब इंप्लीमेंट होगा. पहले क्या हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वर्किंग विद एनी टियर ए या टियर बी ब्रांड, उसका NTN भी है, उसका STRN भी है, तो जो वो 18% या 16% या 15% सिंध में जमा करवा रहा है, वो अपना प्राइस में बिल्ड करके बेच रहा है, उसका एक्स्ट्रा कुछ नहीं. तो इन्होंने ये कहा कि उनका हो जाएगा 16+2 और +1 अगर प्रीपेड, जो अनरजिस्टर्ड है. नाउ व्हाट वी विल डू इज़ कि अगर फॉर एग्जांपल एक सेलर था, वो 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा था, हम उससे ले रहे थे 30% कमीशन वगैरह सारा कट करके, उसमें भी टैक्सेशन थी, उसमें टैक्सेशन वैट थी. फॉर एग्जांपल मेरा जो कमीशन आपसे मैं कमा रहा हूँ उसका मैं वैट चार्ज कर रहा हूँ. दैट वाज द ओनली टैक्स जो हम उससे लेते थे सेलर से. और वो कितना परसेंट था? 16% इन पंजाब, 15% इन सिंध, मतलब प्रोविंशियल था. तो वो आप कमीशन के ऊपर लेते हो. फॉर एग्जांपल मेरा कमीशन है 20%, मैं उस पर 16% लूंगा, जो कि 2.2, मतलब 100 रुपये पे अगर आपने किसी के साथ 20 रुपये, तो 20 रुपये के ऊपर 16% है, वो टोटल अमाउंट पे 16. 20+16 नहीं है, 20 के ऊपर 16 है, मतलब 20 का 16% लूंगा. मेक सेंस, बिल्कुल ठीक. अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि ये वाली जो टैक्सेशन ब्रांड्स को लग रही है, या जो रजिस्टर्ड STRN वाले जो भी सेलर्स हैं उन पे लग रही है, वो अनरजिस्टर्ड पे भी लगेगी. नाउ अगर आप CNIC पे बेच रहे हो, NTN पे बेच रहे हो, आप बेचो, बट CNIC और NTN दोनों पे हम 2% इनकम टैक्स लगाएंगे, 2% सेल्स टैक्स लगाएंगे. प्रीपेड होगा तो 1%, तो टोटल अराउंड 3% की हिट आ रही थी, 3+3 या 4 की. जैसे आपने कहा कि अभी तक किसी को पता ही नहीं, कभी 4%, कभी 5%, कभी 6% कटता है. वो आज भी कटता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मार्केट प्लेसेज आर नॉट कलेक्टिंग दीज टैक्सेस, couriers are collecting these taxes. As Daraz, we also have a courier company called Dex. तो Dex collect कर सकता है, बट Daraz अगर लेपर्ड के थ्रू ऑर्डर बेच रहा है या TCS के थ्रू ऑर्डर बेच रहा है, तो TCS और लेपर्ड कलेक्ट करेगा. वो कलेक्ट करके FBR को जमा कराएगा, हम डिडक्शन करके पे आउट कर रहे होंगे. वो ये जो आपने कहा कि वो अभी तक रजिस्टर नहीं हो पा रहे, जमा नहीं हो पा रहे, प्रॉपर्टी क्लेम नहीं हो पा रहे, वो आज भी मसले हैं. बट फॉर द सेलर जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो तो क्लेम ही नहीं कर सकता. बट एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे यहाँ तक समझ आई, वॉट जो गवर्नमेंट करना चाह रही थी, जैसे हमें भी काफ़ी ब्रांड्स बोलते हैं आज आके, मैं उनको ऑनबोर्ड करता हूँ जब वो कहते हैं कि वाई डू आई हैव टू सेल इन अ मार्केट जो प्राइस कंपटीशन ख़राब कर रहा है मेरा. एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है. अगर आप मैं ऑर्गेनाइज हूँ, मैं 18% टैक्स दे रहा हूँ, मैं एक अनऑर्गेनाइज सेलर के साथ क्यों बेचूँ जो टैक्स ही नहीं दे रहा, क्योंकि उसके पास तो मेरे से बेहतर मार्जिन होगा. तो उसको थोड़ा प्राइस कंपेटिटिव करने के लिए, एक पैरिटी लाने के लिए आई थिंक ये टैक्सेशन बिल्ड हो रही है, जो कि एक एडवर्स इफेक्ट लेके आ रहे हैं ऑन द सेलर. बट एट द एंड ऑफ द डे ब्रांड्स के लिए उनकी प्राइसिंग वगैरह के आसपास आ पा रही है अब सेलर्स की प्राइसिंग. बिकॉज आज अगर फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, वो जूता 1000 रुपये का बेचता था, एक सेलर बेच पाता था 500 का, बट उस पर कोई टैक्सेशन नहीं थी. अब टैक्सेशन के बाद उसको भी 5-6% की हिट आएगी, तो उसको प्राइस बढ़ानी पड़ेगी. तो प्राइस पैरिटी बिल्ड हो रही है. दैट्स व्हाट आई फील. बट अभी भी देयर इज़ नो क्लैरिटी कि ये कब तक. लेकिन मतलब ये कैसे होगी, मतलब आपने सब पे लगा दिया ना एक ही टैक्स, ठीक है, तो वो तो जब सब पे लगा दिया, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉइंट होगा कि वो प्राइस उन पे लगाते हैं ना, अगर कि जो नहीं रजिस्टर्ड है. हमारा मतलब एक पॉइंट ये भी था उमर भाई, कि वो भाई डिफरेंस तो रखो ना, जो पे करा जो नहीं करा, सब पे ही आपने एक बराबर टैक्स लगा दिया है. तो वो तो वैसे ही है कि बस आपने अपना शेयर लेना चाह रहे हैं, या आप उसको इंडस्ट्री से कुछ निचोड़ना चाह रहे हैं. ये भी किया कि फॉर एग्जांपल ये जो सेलर्स है आज दराज पे तो बेच रहे हैं, तो दराज फिर भी रजिस्टर्ड बिजनेस है. दराज इनकी इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं FBR को इन अ वे, अपनी इनकम शो करके जो भी. बट जो ये सब शॉपिफाई पे बेच रहे हैं, ये तो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं हो रही इनकी सेल. whoever is selling online, वो तो विदाउट पेइंग एनी टैक्स वो बेच पा रहा था स्टॉक अपना. अच्छा, इसमें ना सॉरी आपकी बात को ही सेकंड करूँगा कि जिस नैदर भाई ने भी कहा, ये सब पहले में हम डिस्कस कर रहे थे कि यार बस माइंड में थॉट आई है टैक्स लगाना है, वो कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, वो थॉट नहीं थी. ठीक है, बस यार सामने दराज नज़र आया, दराज पे टैक्स लगा दो. दराज पे जी लोग वेंडर बेच रहे हैं, वेंडर अपना सामान बेच रहे हैं, फिर यहाँ पे टैक्स लगाओ. वही वेंडर अपने शॉपिफाई पे बेच रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, या वहाँ पे उसके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है. दराज पे ऑलरेडी वो फिल्टर आउट है, क्योंकि पैसा दराज के पास आ रहा है, उसके पास नहीं जा रहा. दराज उस पैसे को डिक्लेयर कर रहा है कि यार ये इस वेंडर का पे आउट है, उसकी इनवाइसिंग है और थ्रू प्रॉपर चैनल वो चल रहा है, उसके ऊपर आप टैक्स भी काट रहे हो.
ठीक है, आपका जो कमीशन है आपके वो इनकम टैक्स भी कट रही है, और आप अपने वेंडर का भी जो प्रॉफिट है, जो परसेंटेज है, वो सारे एक्सपेंस शीट और वो सारी इनवाइसिंग और वो सारा रिकॉर्ड ब्लैक एंड वाइट में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये दराज के ऊपर आई थिंक नाइंसाफ़ी है अगर जो एक्स्ट्रा उसको पुश किया गया। लेकिन इन्होंने जो मुझे लगता है इन्होंने टारगेट किया कोरियर्स को, दराज को भी नहीं, क्योंकि आज जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो कोरियर कर रहा है। तो अगर ये फॉर एग्जांपल दराज को करते या फॉर एग्जांपल एक XYZ ब्रांड को करते, उससे लेना टैक्स बहुत मुश्किल काम है एक एक बंदे का। उन्होंने सीधा सीधा टॉप कोरियर्स पकड़े, दराज भी एज ए कोरियर समझ लें, लेपर्ड को पकड़ा, TCS को पकड़ा, आधी उनकी पूरी पॉपुलेशन टैक्सेबल हो गई। यार देखें, जो कोरियर है ना वो तो आपका बिल्कुल गर्दन पकड़ ली ना आपने। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपने खुद से डिलीवरी कर रहे हैं, बाइक या के थ्रू डिलीवरी करवा रहे हैं। अब उसको कैसे पकड़ोगे आप? ठीक है, जो सेम सिटी में आपने कर लिया यार कि बाइक या करवा दो। ठीक है, अब मैं खुद भी अपने वेंडर से कोई सामान मंगवाता हूँ तो उसको मैंने पे कर दिया, वो कहते हैं मैं बाइक या करवा देता हूँ। ठीक है, अब वो जो सामान आ रहा है उसने रिक्शे में लोड करवा दिया, ऊबर की गाड़ी मंगवाई, सामान उसके डिग्गी में डाल दी, उसको कैसे पकड़ोगे आप? ठीक है, तो आई थिंक ये जो टैक्सेशन वाली चीज़ है ना, ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि यार ये अनप्लैंड था। ठीक है, आपने इसको उन स्टेक होल्डर के साथ बैठ के उसको प्लान नहीं किया यार कि इसको कहाँ से पकड़े। अभी भी अदर पे इतने लूप होल्स हैं ना, ठीक है, कि हम जिसको चाहें अपने ब्रांड को भी उस टैक्सेशन के पॉइंट से निकाल सकते हैं और किसी को चाहें तो उसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो वो आई थिंक हम लोग उन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है, या आप जिस तरह दराज वाली चीज़ बता रहे हो, अगर दराज पे अगर आप इस रिस्ट्रिक्शन को ना भी लगाओ, रिस्ट्रिक्शन ये ना भी लगाओ, तो भी वो काउंटर में है, तो भी वो रिकॉर्ड में है, वो अंडर रेडार में है। ऐसे ही है, अगर आप रिस्ट्रिक्शन ना भी लगाओ तो टैक्स तो अभी भी कट होगा। बट द प्रॉब्लम इज, आज भी अगर गवर्नमेंट अलाउ कर रही है ये बेचना, कल को अगर इन्होंने सीधा सीधा NTN लाजमी कर दिया, एज एन कंपल्सरी कर दिया, आज भी कोई सेलर जो CNIC पे बेच रहा है, हर कोई NTN नहीं रजिस्टर करवा रहा, बिकॉज उनको उतनी नहीं है, आइडिया नहीं है ना, वो इतना हम एजुकेट कर पा रहे हैं, ना कोई E-कॉमर्स इतना एजुकेट कर पा रही है कि वो जो सेलर आज सदर में बैठा है फॉर एग्जाम्पल, और उसकी छोटी सी दुकान है, उसको नहीं पता कि मैं किस तरह से NTN क्रिएट बनवाऊँ। गवर्नमेंट वहाँ सपोर्ट नहीं करी कि उसका NTN किस तरह बनवाना है या किस तरह बनाएगा वो सारा कुछ। तो वहाँ पे आई थिंक अभी भी चैलेंज है। अच्छा उमर भाई, जैसे आप बता रहे थे ना कि बहुत से सेलर्स हैं, उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि जी बाइक ऐसे भेज दिया, ऐसे भेज दिया। कराची में आप रहे हैं, सदर मोबाइल मार्केट का आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट गढ़ है वो, जो है ना कॉर्पोरेट मार्केट पूरी, वो सदर की जो इलाका है, वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस, मोबाइल एक्सेसरीज़ और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, क्योंकि पीछे गुल प्लाजा है, गुल प्लाजा के अंदर बच्चों के कपड़े, खिलौने और इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको ना वहाँ मिल रहे होते हैं। और उनका जो ऑनलाइन काम है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने पता है क्या किया, उनको जब पता चला जी कोरियर ने हमसे पैसे लेने हैं और उसके ऊपर टैक्स काटना है, उन्होंने मिल के एक अपना सॉर्ट ऑफ नेटवर्क बनाया, अपने राइडर्स इकट्ठे किए हैं, अपना कोरियर नेटवर्क बनाया है। और कराची के अंदर वो हिडन, मतलब नाम नहीं है उनका कोई, वो सिर्फ ये है कि जिस मार्केट की एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन ने उसका एक वो बंदा रखा हुआ है और उसके 15-20 राइडर हैं। आपका बिजनेस भी उसी प्लाजे से चल रहा है, इनका भी चल रहा है, जितने भी पार्सल हैं वो वहाँ जा रहे हैं। जहांगीर भाई, बहुत सारी ऐसे नॉन रजिस्टर्ड कोरियर कंपनीज भी मार्केट में आ गई हैं इस टैक्स के बाद, जो कहते हैं यार मैं डील ही कैश में करूँगा। लेकिन उमर भाई, हाँ, अब उसमें वो करता क्या है कि वो आपसे आके आपका माल लेके जाएगा, ऑर्डर लेके जाएगा, शाम को आपको कैश में आके पैसे दे देगा। ठीक है, तो ये जो आप नेटवर्क की बात कर रहे हो ना, ये सिर्फ कराची में नहीं, ये लाहौर में भी बहुत है, ये इस्लामाबाद पिंडी वाली साइड के ऊपर भी बहुत हैं। तो इन चीज़, ये बेसिकली लूप होल्स हैं जिनका भी जिक्र कर रहे थे, बहुत सारे लूप होल्स हैं। ये वन ऑफ दैट लूप होल कि यार ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, कुरियर से लगा रही है, मेरे पास उसका अल्टरनेट भी है। और इससे ना जहाँ पे, सॉरी आपको काट रहा हूँ, कि जहाँ पे गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है ना, वहाँ पे मुझे लगता है कि एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई कि वो जो बिल्डिंग की एसोसिएशन थी ना, उसने सोचा कि यार हमें जो है ना, क्योंकि आपको पता है मेहमान है सारे वहाँ पे, और उनका दिमाग चलता है, वो कहते हैं यार हमारा पैसा इधर जा रहा है, हम कोरियर को नहीं देगा। हम अपने 10 लड़के जो उनके फारिग घूम रहे थे ना, उन्होंने उनको कहा कि आओ बाइकें तुम्हें हम देते हैं, तुम ये काम करना शुरू करो। पर पार्सल की बेसिस के ऊपर ना उनसे पूरी कराची के अंदर, आपको मैं बताऊँ इस वक्त कराची के अंदर राइडर ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम हो गया है। बहुत सी कंपनीज मैं पर्सनली जानता हूं कि जो अभी कहते हैं कि यार हम राइडर ढूंढने निकलते हैं ना, हमें राइडर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि राइडर को वहाँ से, जब आप कोरियर कंपनी के साथ आते हैं ना, तो बड़े लांझे होते हैं कि पार्सल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, पेनल्टियाँ हैं, 10 तरह के मसले हैं। वहाँ पे कोई मसला नहीं है। वहाँ पे गफूर भाई ने 10 पार्सल दिए हैं, गफूर भाई का हाथ भी आपके सर पे, पुलिस रास्ते में रोकेगी ना तो वो गफूर भाई से बात भी करवाएगा और वो उसको जाने भी देगा। तो अभी गफूर भाई ना बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। यार जंगीर भाई, मुझे लगता है वो जैसे आपने परफ्यूम वाला ब्रांड रिवील किया था ना, कि वो पहले तो था रही और उसके बाद मैसेज आने शुरू हो गए थे, तो जो आज आप कह रहे हैं ना गवर्नमेंट को एक नया रास्ता दिखाया, तो मेहमान ने ढूंढते ढूंढते आपको लाहौर आ जा रहा है। ऐसा नहीं है, देखें जो भी चीज़, मैं आपको एक और बात बताऊं कि कोई भी गलत काम ना, जो उसको रोकने वाला होता है ना, उसकी मिली भगत के बगैर हो नहीं रहा होता। तो गवर्नमेंट को भी पता होगा
कि यार ये काम इस तरीके से चल रहा है। देखो अब एक चीज़ है, जैसे मैंने बताया ना कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपका ना एक बिजनेस साइकिल चल रहा है। अगर आप वहाँ पे जाके उसको कर्व करना शुरू कर दोगे, पकड़ना शुरू कर दोगे, बंद करना शुरू कर दोगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। वही अनएम्प्लॉयड लड़का जो आज पार्सल बेच के या पार्सल डिलीवर करके पैसे कमा रहे हैं ना, कल को वही कराची की सड़कों पर मोबाइल छीनने के लिए निकलेगा। तो वो भी अपनी आंखें ना कहीं बंद कर लेते हैं कि नहीं यार देखिए सही जाकिर है। भाई, थोड़ा सा मैं ना डिसएग्री करूंगा आपकी इस बात से। पाकिस्तान में पिछले कुछ टाइम में एक टर्म बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, वो थी फाइलर और नॉन फाइलर। ठीक है, बिल्कुल। अब गवर्नमेंट को आपको फाइलर करके फ़ायदा होना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने नॉन फाइलर को ज़्यादा नुकसान में डाल दिया कि नॉन फाइलर पे ये टैक्स है, फाइलर पे ये टैक्स है। अब जिसको नहीं पता ना, उसको भी आइडिया हो इन चीज़ों से कि यार फाइलर होने के फ़ायदे के, यार मुझे फाइलर होना है। ठीक है, मेरे सर्कल में बहुत सारे लोग हैं, वो आके पूछ रहे हैं यार ये फाइलर कैसे होते हैं जी, मुझे फाइलर कर दो। ठीक है, उनको कोई आइडिया नहीं कि यार उनको इस चीज़ से कोई लेना देना भी नहीं। ठीक है ना, उनकी कोई प्रॉपर्टी ना, कोई गाड़ी खरीदनी या ना कुछ और चीज़ें उन्होंने करनी। स्टिल इतना ज़्यादा वो सोशल मीडिया पे चला, ठीक है, कि वो उन तक भी बात पहुंची कि यार मुझे फाइलर होने से फ़ायदा होगा। ठीक है, वो इतनी इस पे मीम्स भी चली यार, वो फाइलर का ये, नॉन फाइलर का वो। ठीक है, कबर भी नहीं मिलेगी नॉन फाइलर को। तो वो इसी देखो, ये जो पॉलिसी थी ना गवर्नमेंट की फाइलर नॉन फाइलर पे, अगर इसी को अप्लाई करते हैं अब ई कॉमर्स के ऊपर भी, ठीक है, कि यार जो रजिस्टर नहीं है उसका 6% टैक्स है, जो रजिस्टर है उसका 2% टैक्स है। बिल्कुल ठीक है, तो ये लोग खुद आके रजिस्टर होते। दराज के ऊपर जो अपनी प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं ना, वो इतना कैपेबल है कि यार उसको पता है कि यार मुझे अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है। बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ही मेरे वली जैसा बंदा नहीं है जिसको कंप्यूटर भी नहीं यूज़ करना आता हो या किसी ऐसी चीज़ों का कोई आइडिया ना हो। ठीक है, तो ये एक आई थिंक राइट टर्मिनोलॉजी नहीं होगी उनके लिए कि यार उनको एजुकेशन नहीं है या उनको वो चीज़ें नहीं है। यार वो दराज के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, वो आपके कमीशन सिस्टम को समझ रहे हैं, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, वो दराज पे अपलोडिंग वाले प्रोसेस को समझ रहा है, वो फिर प्रोडक्ट हंटिंग वाली प्रोसेस को समझ रहा है। ठीक है, तो उसके पास इनफ एजुकेशन है कि वो अपने आप को इसमें NTN रजिस्टर किया है, कंपनी का कौन सा है, CNIC का कौन सा है। तो इन सब चीज़ों में आई थिंक उसको कोई फ़ायदा नज़र आएगा तो वो होगा ना, अगर उसको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा तो वो किस तरीके से अपने आप को लॉग इन करेगा। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे आप कह रहे थे ना कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, अब दराज पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक डिडक्शन कैलकुलेटर भी ऐड कर रहे हैं और टैक्सेशन कैलकुलेटर भी ऐड कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक आप प्रोडक्ट लगा रहे हो, एंड पे आपको कितने पैसे उसके अगेंस्ट मिलेंगे, उसमें सारा टैक्स का ब्रेकडाउन होगा, नए टैक्स का ब्रेकडाउन होगा, नए कमीशन का ब्रेकडाउन होगा, सब कुछ डिडक्शन का कैलकुलेटर दे रहे हैं ताकि जहाँ तक हम एजुकेट कर सकते हैं लोगों को हम करें। जहाँ आपने कहा प्रोडक्ट अपलोडिंग काफ़ी लोगों को आती है, बट एट द एंड ऑफ द डे आज भी काफ़ी लोगों को नहीं पता होता वो कितना कमा रहे हैं, कितना बचा रहे हैं। यार मेरे ख्याल से ना आप टैक्स से निकल के ना थोड़ा आगे चलते हैं। वो कल टैक्स पे वो काफ़ी हो गया यार। एक मिनट, वो एक कल न्यूज़ भी बड़ी वायरल हो रही है कि टिकटॉक ऐड अकाउंट जो है वो पाकिस्तान में आ गए हैं। तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो उसको ऐड कर ले कि आया इसमें कितनी सच्चाई है और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। ये ज़रा उमर भाई थोड़ा सा इस पर बता सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए भी कि अगर ऐड अकाउंट आ जाता है तो जो सेलर्स सेल कर रहे थे तो उनसे जान छूट जाएगी। यार ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है अभी तक। ठीक है, ये सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं और जो मैंने खुद से भी ट्राई किया था वो नहीं है। माइट भी कुछ अकाउंट्स के ऊपर एक्सेस दिए उन्होंने, बट अल्टीमेटली उन्होंने इसको लॉगिन करना है अल्टीमेटली पाकिस्तान से। क्योंकि ना कल टेस्टिंग की है, वैसे मेरा बन गया, मैं इसीलिए आपसे हाँ, पूछ कुछ रहा हूँ अकाउंट्स पे शायद वो चल रहा हो, कुछ अकाउंट्स पे नहीं चल रहा हो, बट देखो अल्टीमेटली वो आएगा क्योंकि पाकिस्तान में टिकटॉक के ऊपर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे पास जो टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट है अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर भी अच्छा, मैं इसी कार्ड के चीज़ थ्रू, के ऊपर आ रहा था कैश कि पैसा। कार्ड पे आप जैसे मैं पेमेंट करेंगे 27% आपको टैक्स रुकेगा, तो वो टिकटॉक आपके लिए फिजिबल कैसे रहेगा? अब उसका देखो वही चीज़ के सबसे पहले अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई टिकटॉक की तरफ से कि जी मैंने पाकिस्तान में अपने पेमेंट गेटवे और ये अकाउंट ओपनिंग स्टार्ट कर दी है। सेकेंडली वो स्टार्ट कर भी देंगे। ठीक है, तो आपको सॉरी टैक्स के ऊपर जो कार्ड के ऊपर टैक्स है 30 से 32% आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको फिर जिस तरह मेटा में हो रहा है, अब मेटा में भी ऑफिशियली आप अपना अकाउंट बनाओ, जैस का किसी पैसा उसके जो कार्ड लग जाते हैं, आपका डेबिट कार्ड लग गया, क्रेडिट कार्ड लग गया, तो आप उसे कर सकते हो, बट उसकी टैक्सेशन इतनी ज़्यादा है, लाख के पीछे 30,000 रुपये आप टैक्स देते हो। ठीक है, तो इसके जो सोल्यूशन ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं, जैसे मेरे पास एजेंसी अकाउंट है, मैं अपने एजेंसी अकाउंट से दे रहा हूँ, वी आर चार्जिंग लाइक 15%, तो हाफ ऑफ दैट टैक्स की अमाउंट जो आपकी यहाँ से ऑफिशियली कट रही है। तो आई थिंक वो जो चीज़ें हैं ना, उसके ऑफिशियली आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पे हमारी आवाम को, वो उल्टा नुकसान में चले। मैं एग्री करूंगा उमर भाई, ये सिर्फ फ्रॉडरियों को फायदा होने वाला है इसका। ठीक है, मुझे मार्केट में एक बंदा मिला, बल्कि हमारी नेटवर्किंग में ही मिला, जो ग्लोबल डिजिटल अवार्ड की थी, वही कह रहे थे हम 3% चार्ज करते हैं, सिर्फ वियतनाम की कंपनी के साथ हमारा हुआ है, सिर्फ जो भी आप अमाउंट स्पेंड करेंगे 3, इससे कम क्या हो सकता है। आप अभी कार्ड से चार्ज करें 27%, माइक्रोसॉफ्ट आपका उठ के यहाँ से बाहर क्यों चला गया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बैठ के उससे सर्विसेज पे 18% टैक्स देना है, 6% वैट भी कटवाना है, और बाहर से जाके टैक्स फ्री है।
तो इसलिए चला गया। हमारी पॉलिसी ही बड़ी अजीब है ना यार टैक्स की। माइक्रोसॉफ्ट की बहुत हंगामा वजह जी पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट जा रहा है, वजन वो टैक्स की वजह से तो गया। हाँ, तो उम्र पे क्यों नहीं जाएगा? वो यहाँ बैठ के 6% वैट कटवा रहा है, 18% टैक्स कटवा रहा है, बाहर जाके 1 रुपया भी नहीं उसने काटा। एक उसका पॉइंट और भी था, जो पाकिस्तान में वो पैसा जमा कर रहा है, उसको वो बाहर अमेरिका लेके जाते हुए मसला था कि मैं पैसा कैसे लेके जाऊँ, कैसे लेके जाएगा। तो ये है चीज़ें। अच्छा, इसमें सिर्फ टिकटॉक का नुकसान होना है, फेक कार्ड लगने हैं, उन्होंने एड स्पेंड करना है, रिकवरी के बारे में कार्ड बंद हो जाना है, ये होना है सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना। बाकी मेरा ख्याल है कि टिकटॉक एड्स ऑलरेडी जैक ऑफ डिजिटल के थ्रू भी चल रहे हैं, 16% काटते हैं, वो फिर सस्ता है यार 27% से। मैं जो आप 15% काट रहा हूं, मैं आप 15%, शायद उससे भी कम, 10%, 12% वाले भी क्लाइंट आपके। तो ये मेरा ख्याल है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं डावर भाई आपके पास दोबारा आता हूँ। मुझे ये बताएं कि इस टाइम पे अगर किसी वेंडर को दराज के ऊपर आना है और वो खुलवाना चाह रहा है अकाउंट, या देखें आपके पास, मुझे पता है कि दराज ने कितनी मेहनत की है यार वेंडर्स को ऑनबोर्ड कर। आपके मेजॉरिटी वेंडर्स कौन है? वही वेंडर्स है ना, प्राइसेस जिनकी तरफ से अच्छी मिली हैं वो वेंडर्स हैं। अच्छा, दराज का भी मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताएं कि दराज जिस तरह चाइना में है ना, चाइना में अलीबाबा है, टी मॉल है, एंड देन जो हज़ा और इथोपिया, पता नहीं कौन कौन सी शॉप्स हैं। तो इस वक्त यहाँ पे जो दो हैं, एक दराज आवाम के लिए जो पहले केमयू थी शायद, और टी मॉल जो डी मॉल अब आप लोगों ने किया हुआ है, तो उसमें मेरे ख्याल है ब्रांड्स हैं। तो अभी अगर किसी भी बंदे को आना है और जिस होलसेल सेलर्स पे जैसे आपने मेहनत करके उन लोगों को लेके आए हैं, तो अब भी आपको नए टैक्सेशन की वजह से उनको ऑनबोर्ड करने में, रिक्वायरमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, या आज भी कोई स्टार्ट कर सकता है? प्लस थोड़ा सा डी मॉल के बारे में भी ज़रा बताइएगा। अच्छा, अभी जिस तरह हमारा पहले प्रोसेस चलता था टैक्सेशन से पहले, वैसे ही चल रहा है। जो आप सेलर्स को ऑनबोर्ड कर रहे हो उनको, बट अब हम सारा कुछ ब्रेकडाउन बता रहे हैं कि पहले हमारा कमीशन, पेमेंट फ़ी, आइटम हैंडलिंग फ़ी और एक और हमारी लॉजिस्टिक्स की फ़ी है, वो कट होती थी। अब हम टैक्सेशन भी साथ उनको बता रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा आपको इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स कटेगा, जो कि अराउंड 3 to 4 एक्स्ट्रा परसेंटेज कट रही होगी। तो एट द एंड ऑफ द डे उन सेलर्स के लिए अभी ऐड हुआ है 3-4% का मतलब डिडक्शन में अपलिफ्ट। तो ऑनबोर्डिंग तो सारी हो रही है, वैसे ही हो रही है जैसे होती थी, बट अब जैसे फ़र्क अब आ गया। पहले वी यूज़ टू हैव दराज और दराज मॉल। दराज मॉल क्या है कि फॉर एग्जांपल आज आप डॉल्मेन मॉल जाते हो, तो एवरीवन कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ डॉल्मेन मॉल इफ़ दे डोंट हैव अ ब्रांड नेम, दे डोंट हैव अ ट्रेडमार्क, या उनके पास वो वैरायटी असॉर्टमेंट नहीं है जो एक ब्रांड होने के लिए ज़रूरत है। हमारा भी ज़्यादा मोटिव और जो हमारा एजेंडा था, दैट वाज टू प्रमोट ब्रांड्स ऑन दराज मॉल, जो ऑथेंटिकेटेड ब्रांड्स हैं, ऑथेंटिसिटी है। आज भी हम दराज मॉल पे हर ब्रांड्स के ऊपर 2x मनी गारंटी ऑफर करते हैं कि अगर आप दराज मॉल से कुछ भी लोगे, 2x मनी बैक की गारंटी हम दे रहे हैं कि नथिंग विल बी अ रेप्लिका, नथिंग विल बी फेक, एवरीथिंग विल बी ऑथेंटिक। तो हर ब्रांड को हम दराज मॉल पे पुश करते हैं। और फिर आता है दराज ओवरऑल जो प्लेटफॉर्म है, दराज पे एनी सेलर कैन सेल एनीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे रेप्लिकास हम प्रमोट नहीं करते। अब कोई रेप्लिका लगा रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने बात की थी स्टाइलो की, अगर डबल ओ लगा के कोई प्रोडक्ट लगा रहा है, हमारी पूरी एक कैटलॉग टीम है, पूरी एक गवर्नेंस टीम है, पूरी कंप्लाइंस टीम है, वो उन पे बैक एंड पे एआई टूल्स भी चल रहे हैं, एवरी डे क्लीन अप हो रहा होता है कि अगर एक दिन वो गलती से चले भी गया, वैसे तो नहीं जाता, वो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, आपको एरर आ जाता है क्रिएट करने में, बट फॉर एग्जांपल उसने स्टाइलो डबल ओ करके 0 डाल दिया, वो सिस्टम ने ना पकड़ा, तो अगले दिन क्लीन अप में वो ऑलरेडी उड़ जाएगा, या उसने कहीं लोगो यूज़ किया होगा, या उसने ब्रांड नेम में हो जाएगा, या जूते की पिक्चर में हो जाएगा। बिकॉज एवरी एआई विद एआई इंटीग्रेशंस, अब आपकी पिक्चर से भी पता चल जाता है, आपके कंटेंट से भी पता चल जाता है, डिस्क्रिप्शन से भी पता चल जाता है। तो किसी को हम अब अलाउ नहीं कर रहे रेप्लिकास बेचना ऑन द प्लेटफॉर्म। बट फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टोर है, आप एक रैंडम जूता बेचना चाहते हो 500 रुपये का, 600 रुपये का, मोती बाजार, यहाँ पे बहुत वेंडर्स हैं जो आज भी दराज पे एग्जिस्ट करते हैं, वो आज भी आ रहे हैं, ऑनबोर्ड हो रहे हैं, वो आज भी उनकी सेल आ रही है, बट प्राइसिंग में अपलिफ्ट आ गया। हमारी 11 लास्ट ईयर जो प्राइसिंग थी, इस ईयर फ़र्क है। वो फ़र्क क्यों है? बिकॉज विद इन्फ्लेशन, विद दीज टैक्सेशन, प्राइसेस बढ़ रही हैं, बट कस्टमर को अभी तक वो समझ नहीं आ रही। एज अ कस्टमर मैं जो 1500 का जूता अगर ले रहा था, मैं आज भी 1500 का लेना चाहूँगा। मेरी अभी माइंडसेट नहीं किया कि मैं 2000 का लूँ। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर हर कोई प्राइस बढ़ा रहा है, कस्टमर को समझने में टाइम लगेगा। जब वो कस्टमर समझेगा, फिर ऑटोमेटिकली सबके मार्जिन भी इंटैक्ट हो जाएंगे, और सब सेलर्स का भी मसला नहीं आ रहा होगा, ब्रांड्स का भी मसला नहीं आ रहा होगा। आज जो दराज और दराज मॉल की आप बात करें, जैसे चाइना में भी है और डिफरेंट और कंट्रीज़ में भी है। दराज आज एग्जिस्ट करता है 5 कंट्रीज़ में, पीके पाकिस्तान बीइंग द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर। यहाँ पे वी आर प्रमोटिंग कि अब जो हमारी स्ट्रैटेजी है फॉर दिस ईयर एज वेल और फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल, कि हमने ब्रांड्स पे फोकस करना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सेलर्स आपके बिक रहे हैं, सेलर्स की प्रोडक्ट आप 500 की डालोगे, 1000 की डालोगे जूता, वो बिकेगा, बट वो उसके पास कोई रेफरेंस प्राइसिंग नहीं है कि आज अगर 500 का स्नीकर है, कोई रेफरेंस नहीं है कि यार ये मार्केट में 500 का मिलता है, बिकॉज उसकी कोई रेफरेंस नहीं हो सकती। लेकिन अगर स्टाइलो है फॉर एग्जांपल, या बाटा है फॉर एग्जांपल, बाटा का रेफरेंस पॉइंट है कि बाटा का जूता 2500-3000 का स्नीकर मिलता है दुकान पे, उससे रेफर करके दराज पे बंदा अगर बाटा का ही जूता उसको 1500 का मिल गया,
दैट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट. देयर इज़ नो रेफरेंस पॉइंट. अगर स्नीकर 1,000 का मिल रहा है, 1500 का मिल रहा है, 2000 का मिल रहा है, ना उस पर क्वालिटी का किसी को कुछ पता है ना कुछ और. तो दैट इज़ व्हाट वी वांट टू प्रमोट फ्रॉम दराज मॉल. फ्रॉम दराज वी कैन ऑब्वियसली वी कैन सेल एनीथिंग. यू कैन कम एंड सेल एनीथिंग. कोई सेलर आके कुछ भी बेच ले, बट एट द एंड ऑफ द डे वो रेप्लिका नहीं होना चाहिए. वो क्वालिटी अगर उसकी बुरी होगी तो वो एक ऑर्डर आ जाएगा, 2 ऑर्डर आ जाएगा, वो उसके बाद बैन हो जाएगा रिटर्न की वजह से, रिव्यू की वजह से, रेटिंग्स की वजह से. सो एवरीथिंग इज़ वेरी मच स्ट्रीमलाइन. बट आज हमारा जो मेजर फोकस फैशन के अंदर है, फॉर एग्जांपल, वो ब्रांड्स ऑन बोर्डिंग है. ब्रांड्स आज क्यों कतरा रहे हैं आने से? बिकॉज ऑफ द परसेप्शन दैट इज बिल्ड के दराज और दराज मॉल में अभी तक उनको भी फ़र्क नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे. एग्जैक्टली मेरा सवाल पूछने का भी मकसद ये था कि लोगों को भी पता चले, बिकॉज चाइना में मैंने देखा है टीम मॉल पे लोग आंखें बंद करके एतबार करते हैं. और जो आप बात कह रहे हैं कि भाई दराज मॉल में यानी डी मॉल में अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जो आपको लगता है फेक या 2 नंबर है या ब्रांड का ओरिजिनल नहीं है, तो वी गिव कैशबैक 2x. तो ये चीज़ें मैं यही चीज़ मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि लोगों तक कम्युनिकेट हो. और मुझे ये बताइएगा कि जो तेमू है, ठीक है, हमने देखा एकदम से राइज आया और वो फिर हो भी गया, उसको भी टैक्सेशन की मार ने को समझ नहीं आई वो किधर है. एक चीज़ है 2000 की लगी हुई थी, वो एकदम से 10,000 की लगी, उनको भी समझ नहीं आई भाई कितनी ऐड करें, क्या ऐड करें. तो उससे आपको क्या लगता है कि क्या सेलर्स का और दराज का क्या कॉन्फिडेंस शैटर्ड हुआ और क्या उससे कम बैक कर सके? अच्छा, जब टीमू आया था काफ़ी अफवाहें थी कि दराज को कंपटीशन दे रहा है वगैरह सारा कुछ. सेलर्स भी हमसे पूछते थे कि टीमू आया तो एज सच नहीं दे रहा था, बिकॉज टीमू वाज ऑपरेटिंग मोस्टली इन फैशन. ज़्यादातर 60-70% फैशन ही बेच रहा था टीमू. दराज के अंदर और भी कैटेगरीज हैं. इट इज़ नॉट ओनली फैशन. वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स, वी हैव FMCG, वी हैव लाइफस्टाइल, देन वी हैव फैशन एज वेल, ब्यूटी भी है, बहुत कैटेगरीज हैं. तो एज अ होल इट वॉज नॉट कम्पीटिंग विद दराज ओनली. बट अगर मैं दराज से बात करूँ, क्योंकि दराज इज डायरेक्टली लिंक्ड विद लजार्डा, अलीबाबा एंड एवरीवन, whatever conversation we had with them as well, कि टीमों से हमें कोई इम्पैक्ट आ रहा है, शुड वी लाइक डू समथिंग अबाउट इट, क्या मार्केटिंग इंक्रीज करें, कुछ करें. क्योंकि टीमों केम इन और उन्होंने तो मार्केटिंग अन्य वाला लगा दी. उन्होंने नहीं देखा क्या पैसे हैं क्या नहीं, उन्होंने कहा लगाओ. बहुत ऐड चलते थे उसमें. मसला ये आया कि हमें डायरेक्शन यही मिली फ्रॉम अलीबाबा एंड फ्रॉम द हायर मैनेजमेंट एज वेल कि टीमू इज़ नॉट ए कंपेटिटर ऑफ दराज. टीमू इज़ कम्पीटिंग विद अली एक्सप्रेस. अली एक्सप्रेस का कंपेटिटर है दराज. अपना पाकिस्तान अपनी कंट्रीज देख रहा है, देखता रहे. टीमू उसका कम्पीट नहीं कर रहा. सेलर्स को थोड़ा था बिकॉज लोकल अवाम आपकी है, वो टीमू से बाइंग करने लगी. मुझे वही अवाम चाहिए थी जो टीमू से बाइंग करने लग गई. आज भी ऐसे कस्टमर्स थे जो ब्रांड से लेते हैं, वो टीमू से बाय कर रहे थे. बट वो कस्टमर्स अभी तक दराज पे नहीं लेना चाह रहे वो वाले प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ द असॉर्टमेंट फैक्टर भी, कि वो असॉर्टमेंट है कि नहीं है. तो टीमू के अच्छे डिज़ाइन से एवरीथिंग वाज अच्छा बिकॉज इम्पोर्टेड था. तो वही हम आज भी सोर्सिंग देख रहे हैं कि कहाँ से वो इम्पोर्टेड माल या लोकल वेंडर्स हमें दे दें, या हम भी ऐसे ब्रांड्स लेके आए जो ट्रेंडी असॉर्टमेंट बेचते हैं. बट आया ये टीमू आया, इम्पैक्ट आया. मैं मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, इम्पैक्ट तो क्रिएट हुआ था, कंपटीशन क्रिएट हुआ था. सेलर्स का माइंडसेट भी थोड़ा हिला था कि यार ये हमारे ऑर्डर अगर गिर रहे हैं तो शायद इस वजह से तो नहीं गिर रहे हैं. तो कुछ फैक्टर्स थे. बट जैसे वो आया, मेरी आई थिंक आपसे भी बात हुई थी TCS के ऑर्डर जब आपने बताया था कितना ऑर्डर था, वॉल्यूम था. बट जैसे टैक्सेशन आई वो ऑर्डर गायब हो गया. बिकॉज एक 3,000 का प्रोडक्ट 8,000 पे चले गया. 10-15 हज़ार का प्रोडक्ट आई थिंक जो टैक्सेशन आपने आई थिंक अभी हमने वो डिस्कशन नहीं की, क्रॉस बॉर्डर पे जो टैक्स लगा है वो अलग लगा है. ख़त्म हो गया था. कस्टम भी उसमें ऐड किया था, तो टेमू के लिए थोड़ी सी मुश्किलात आई थिंक कैटेगोरिकली बिल्ड की गई थी. अच्छा, दूसरी जो आप बात कर रहे हो ना, इस पे टेमू के और दराज पे मेरी उस टाइम में कुछ वेंडर्स हैं, ठीक है, जो दराज के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वेरी वेल एजुकेटेड और बहुत प्लान करके वो चीज़ें लॉन्च करते हैं दराज के ऊपर, प्राइसिंग और वो. दे सेड कि टेमू की वजह से हमारे ऑर्डर्स बढ़ गए हैं. बढ़ गए हैं आफ्टर टेमू के आने के बाद, उसकी मार्केटिंग करने के बाद हमारे ऑर्डर दराज के ऊपर बढ़ गए हैं. जिसका रीज़न आपने भी खुद बताया कि यार वो लोग जो कि मार्केट प्लेस के ऊपर शायद ऑर्डर प्लेस नहीं करते थे, टेमू की वजह से उनका ट्रस्ट बिल्ड हो गया. सेकेंडली दे सेड कि यार हमारे पास वो प्रोडक्ट हैं जो कि टेमू के ऊपर नहीं है. ठीक है, अब लोगों को चस्का पड़ गया टेमू से मार्केट प्लेस से ऑर्डर करने का. सेकेंडली दराज के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी है, टेमू के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, वो एडवांस पेमेंट के ऊपर चलता है. तीसरा उसका 2 से 3 हफ्ते का डिलीवरी टाइम है. यहाँ पे आपको दूसरे से तीसरे डिलीवरी मिलती है. उनको एक चस्का पड़ गया, उनको एक आदत हो गई मार्केट प्लेस से बाय करने की. अब वो चीज़ अवेलेबल नहीं है जो उनको चाहिए, वो दराज के पास अवेलेबल है. ऐसी ठीक है, तो उनका वो एक ट्रेंड बन गया, उनकी हैबिट बन गई, वो यूज टू हो गए सिस्टम से. तो देर से टेमू के बाद हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज हो गए हैं. ठीक है, तो आई थिंक ये जो टेमू का था आना और जाना, ठीक है, तो ये बेनिफिट रहा आपके मार्केट के लिए.
अच्छा, टेमो पे फिर ये भी तो था कि चेकआउट आप 3,000 रुपये से कम का नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मुझे गाड़ी के लिए कोई चार्जर चाहिए, अब मैंने टेमो पे देख तो लिया, लेकिन वो जब मैं चेकआउट करने जा रहा हूँ तो 3,000 से कम का नहीं है। फिर मुझे अल्टरनेटली सेम चीज़ मुझे दराज पे देखनी पड़ी थी, और वो दराज पे वो 400-500 रुपये में मिल रही थी, 150 रुपये डिलीवरी के साथ 700-800 रुपये में पहुंच रही थी। तो मेरे ख्याल से ये फ़र्क भी है चेकआउट पे भी कि आपका जो ऑर्डर रेशो है ना वो यहाँ पे। अच्छा, आपने जैसे कहा कि कंपटीशन, हमारा दराज का 95% COD, टीमू वाज ऑल 100% प्रीपेड। और जैसे आपने कहा कि आफ्टर टीमू केम, वो जो प्रीपेड वाले थे वो ऑटोमेटिकली दराज पे शिफ्ट हुए, बिकॉज वो कस्टमर ही अलग था, पहली तो बात है, बिकॉज वो COD वाला कस्टमर ही नहीं था, वो प्रीपेड वाला है। आज भी मार्केट में जाएं, हर कोई प्रीपेड बाइंग नहीं करता, लेकिन अगर प्रीपेड वाला कस्टमर टीमू ने बिल्ड कर दिया टू बाय फ्रॉम मार्केट प्लेसेस, अब उनके पास ऑप्शन ही दराज की है, देयर इज़ नो अदर मार्केट प्लेस। तो आई थिंक वो भी अच्छा एक पॉइंट हुआ है। और वैसे भी आई थिंक अच्छा ही हुआ है। अच्छा, एक पॉइंट ना वलीद वाला भी, क्योंकि मैंने जो खुद ऑर्डर किया, मैंने अपने जो सर्कल से लोगों से पूछा जो टेमो के ऊपर ऑर्डर कर रहे हैं, मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान से टेमो पे ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं ना, उसकी एवरेज बास्केट साइज 8 से 10 हज़ार है मेरे ख्याल से। अब मेरे पास को डाटा नहीं है, मैंने अंदाज़ा लगाया, मैंने पहला ऑर्डर किया 3,000 का ऑर्डर करने के चक्कर में को 20-22 हज़ार का पहला ऑर्डर प्लेस कर दिया यार। 200 300 की चीज़ें ऐड करके ना वो इतना बड़ा कंटेनर बन गया यार। उनकी मार्केटिंग देखे ना, वो मतलब वो कहते जी ये ले जी, ये आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आगे जाए, शॉपिंग करें, ये आइटम 3 खरीदे, ये फ्री है, हाँ इनको मंगवाने के लिए आप ये। तो वो जो गिमिक्स मार्केटिंग, हमने पूरी एक प्रेजेंटेशन बनाई भाई इसके ऊपर। जहांगीर, हमारा जो सेठ है ना, वो कहता है यार ये तो पागल हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही है ये लोग क्या कर रहे हैं। सेठ भी देखता है वीडियो। हाँ, मैं उनको ही बता रहा हूँ कि उनको भाई समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने भाई कि रातों रात मुझे बताओ टीमू क्या कर रहा है। फिर हमने पूरी उसकी स्ट्रैटेजी रिसर्च किया, हमने कोई हफ्ता जो है ना उसके ऊपर लगाया, और हमने फिर निकाला कि नहीं यार ये सारा का सारा गिमिक है कि आप आते हैं, वो आपको जी कहता है यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर 100% डिस्काउंट, वो व्हील घुमाया 100% डिस्काउंट, वही व्हील हैदर भाई के पास भी आ रहा। हम दूसरे दिन स्क्रीनशॉट्स लेके आए प्रेजेंटेशन के लिए, सेम इनके पास भी है, सेम मेरे पास भी है, और सेम बाकी जो लोग हैं उनके पास भी है। तो अब ये था कि भाई आपको 3 प्रोडक्ट फ्री में मिल गए। अब वो 3 प्रोडक्ट मैंने कहा लाओ भाई जल्दी से दो, मैं चेकआउट करने जा रहा हूँ। कहता नहीं, ये 3 प्रोडक्ट तो आपको जब मिलेंगे तब जब आप 5 प्रोडक्ट और ऐड करेंगे। 5 प्रोडक्ट और ऐड कर लिए। अच्छा, अब उसकी एक और चीज़ थी बड़े मज़ेदार, वो ये कि आपने जब एक दफ़ा प्रोडक्ट ऐड कर लिया और आपने एक दफ़ा जब चीज़ देखना शुरू कर दी ना, कार्ट में ऐड करके और नहीं परचेज़ की, अब आएगा आपकी कार्ट जो है ना वो 4,000 रुपये सस्ती हो गई है। दूसरे दिन 6,000 रुपये सस्ती हो गई है। तीसरे दिन यार मेरे ऑफिस में हमारे राशिद भाई हैं टीम में, उन्होंने ये समझ आ गई उनको कि यार ये होता है। उनको 2-3 प्रोडक्ट्स खरीदनी, तो उन्होंने कार्ड में ऐड करके छोड़ दी। लिटरली 8-10 दिन के बाद उसके ऊपर उसने कोई 15 से 20,000 रुपये का डिस्काउंट दिया। उन्होंने वो प्रोडक्ट जो पहले 20,000-16,000 के करीब पड़ रही थी, 8,000 में खरीद ली, ऐसा ही है, और वो डिलीवर भी हो गई। तो ये लोगों को समझ आ गया था कि इसके साथ हमने किस तरह प्ले करना है। ये बेसिकली ना जो आपको वो डिस्काउंट मिल रहा है ना, वो उनका मार्केटिंग बजट है वो, ठीक है, वो मार्केटिंग में वो काउंट करें। अच्छा, एक चीज़ इसमें और थी अदर भाई, इसमें फेसबुक ने भी सपोर्ट किया। मैंने टेमो के ऊपर जाके एक चीज़ का ऐड टू कार्ट किया या बाय किया, देखी, उसको मैंने मंगवाया नहीं। दराज के ऐड में वही चीज़ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि मेटा को पता चल गया यार ये 300 रुपये वाला कार चार्जर ढूंढ रहा है ये गरीब आदमी, दराज के ऊपर पड़ा हुआ है, दराज का कार चार्जर को दिखाओ, ये गरीब वहाँ से लेगा। तो ये देखें पूरा सिस्टम जिस तरीके से डेवलप हो रहा है ना, तो ये आपकी फेसबुक की सपोर्ट करता है, कस्टमर का बिहेवियर भी सपोर्ट करता है, कस्टमर को फिर वो जो बाय करने का चस्का पड़ गया, आदत पड़ गई, वो चीज़ भी सपोर्ट करती है। उमर भाई आप यकीन माने, ये सारी साइकोलॉजी के साथ मिलके ना उसने बाकायदा कस्टमर की साइकोलॉजी के साथ खेला। उसने 4 से 5 डीलें निकाली हुई थी यार। डिस्काउंट देने का आप तरीका देखें। अगर मैं आपको आज को ना यार ये लें 10% ऑफ, आप नहीं लेंगे, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ 65,000 रुपये आप जीत गए, अगर आपने लेने हैं तो 5,000 का ऑर्डर प्लेस करें। आप कहेंगे यार चलो 5,000 का ऑर्डर प्लेस करो, 65,000 तो मिलेंगे। और मैंने ऐसा किया, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, वो बाद में पता चला वो 65,000 अगले मुझे 5-6 ऑर्डर्स के अंदर टूट के मिलेगा। मैं सबसे पहले तो लानत भेजी, मैंने कहा बेड़ा घर को तुम्हारा 5,000। वो बेसिकली चीज़ पता क्या हुई कि आपने लेट्स सपोज 10,000 रुपये की एक प्रोडक्ट को 10,000 रुपये बाई किया, और वो आपको 20% या 30% ऑफ दे रहा है। जब उसने आपको 50,000 रुपये का वाउचर दिया ना, तो आपको फिर डिस्काउंट नहीं दे रहा, वो मुंह में पानी आ गया। अच्छा, इस तरह ऑर्डर प्लेस किया। अच्छा, दूसरी साइकोलॉजी चेक करें। दूसरा उसने ये किया डिस्काउंट देने के बाद, उसने कहा आए जी व्हील चलाए, व्हील चलाया, और जनाब वो कहता है 3 प्रोडक्ट 100% ऑफ। अब वो 3 प्रोडक्ट्स महंगा यार, 100% ऑफ। मैंने ऐड किया, अच्छा जिनको ऐड करना है तो 2,000 का और ऑर्डर, हमने वो भी प्लेस किया। ठीक है, पता चला कि वो 3 प्रोडक्ट्स जब आए, मैंने गाड़ी का ना कपड़ा साफ करने वाला मंगाया, तो वो 3 कपड़े थे इस तरह करके। वो लिमिटेड इन्वेंट्री होती है जो वो फ्री होती है, लेकिन मैंने मंगाया यार, उमर जब वो आया वो इतने से कपड़े थे यार। अच्छा, ये आप एक्साइटेड में ना उसकी वो मेजरमेंट आप उसकी देखनी भूल गए थे, आपने कहा फ्री है तो फटाफट मंगवा लेते हैं। इतना बड़ा दिखा रहे हो। अच्छा, एक मिनट, मैं साइकोलॉजी पे आ रहा हूँ। तीसरी साइकोलॉजी चेक करें। उमर भाई ऑर्डर आपका प्लेस हो गया, अब आ रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा ये जो ऑर्डर आपने खरीदा था ना, ये 4,000 का था, लेकिन इस पे हो गया प्राइस ड्रॉप, और अब हम आपको दे रहे हैं 500-600 रुपया। जो प्राइस ड्रॉप हुई है, भले आपने खरीद ली है, लेकिन क्योंकि वो सस्ती हुई है तो ये लें 500।
अब मेरे अकाउंट में 500 पड़े हैं, मैं कोई यार मैं 500 कहाँ यूटिलाइज करूँ, चलो कुछ और खरीद लेता हूँ। उसने कहा 500 अगर आप अगले 3 दिन के अंदर यूज़ करते हैं, हम आपको इस 500 में 1500 देंगे। मतलब आप एक मिनट सोच रहे हैं, जी तो पाकिस्तान बनाया हुआ है यार उसने। हाँ, ऑर्डर डिले हो रहा है, उस पे पैसे दे रहे हैं यार। तो ये साइकोलॉजी जो उससे खेली है ना, डे डिस्काउंट ही रहा है लेकिन वो साइकोलॉजी के साथ दे रहा है, और आपको उसने नशा डाल दिया कि नहीं जी, जिस तरह वो आपको नशा नहीं मिल रहा ना। अजहर भाई, आई डोंट नो इसके पीछे बैकएंड के ऊपर गेम क्या है, बट ये कोई छोटी गेम नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी सी अब वो एग्जांपल ड्रैग हो जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी। अली एक्सप्रेस ने अपने वेंडर्स को निकालना शुरू किया, ठीक है, और जो निकले हुए वेंडर्स थे ना, उन्होंने सीजे बना लिया, ठीक है। अब वो निकले हुए भी इतने ज़्यादा वेंडर्स थे कि पूरा उन्होंने एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल अली एक्सप्रेस के मुकाबले में खड़ा कर लिया। फिर अली एक्सप्रेस से वेंडर्स को निकालना शुरू किया, ठीक है, कि यार ये झूठ बोल रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं। आपने सोफ़ा दिखाया, अभी टेमो में हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि वो पूरा सोफ़ा दिखा रहे हैं, ठीक है, लोग भी बैठे हुए हैं, सारा कुछ है, और वो अब उसने ऑर्डर कर दिया 8,000 रुपये का, उसको वो कीचेन या फ्रेम सा मिला फोटो की तस्वीर वाला, ठीक है। अब ये बेसिकली ये फ्रॉड वाली हरकतें पीछे जो वेंडर्स करते हैं, ठीक तो है, जाहिर सी बात है, वो आपको जो 65,000 में दे रहा था, 65,000 के पीछे उसने यही चीजें बेचनी थी, कीचेन 8,000। तो मैं खैर इस पे आता हूँ, इसके पीछे गेम पे भी आता हूँ। इसकी थोड़ी सी हमें गेम की समझ आई ना कि यार टेमो एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप को लॉन्च करेगा कि मैं एज अ ड्रॉप शिपिंग मॉडल हूँ, जैसे अली एक्सप्रेस ने अली ड्रॉप के नाम से एक उसका पूरा बिजनेस वेंचर चल रहा है, सीजे ड्रॉप शिप चली इसी चीज़ के ऊपर रहा है। तो शायद ही उनकी मार्केट को ख़राब करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर चल रहा था, ठीक है। अब जो उनकी मार्केटिंग थी, आई थिंक वो यार वो मिलियन ऑफ डॉलर तो सिर्फ पाकिस्तान की एडवर्टाइजमेंट थी, और वो 60 से ज़्यादा मुल्कों में एडवर्टाइज कर रहा था। $5 लाख था, पता नहीं उसका महीने का यार, $5 लाख। खैर सिर्फ अच्छा, पाकिस्तान में। उमर भाई इसके पीछे जो कंपनी है ना, उसके ऊपर आता हूँ मैं। टेमू के पीछे जो कंपनी है वो है पिनदोदो। अली बाबा एक बहुत बड़ा जाइंट था। अगर चाइना के अंदर इस वक्त ई कॉमर्स के प्लेयर्स देखें ना, तो अली बाबा था। अली बाबा को टक्कर देने वाला आया JD.com। JD.com ने डिलीवरी पे काम किया, उसने क्विक डिलीवरीज और प्रोडक्ट्स और क्वालिटी पे काम किया। इन सब की नींदें हराम करने वाली जो कंपनी थी ना, वो थी पिनदोदो। पिनदोदो ने 3 साल के अंदर, JD.com को टाइम लगा, अली बाबा वाज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। पिनदोदो ने 3 साल के अंदर इनको नट डाल दी यार। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे जाके वो लिस्ट हुआ है, और चाइना की सबसे तेज़ी से ई कॉमर्स की कंपनी जो ग्रो करने वाली थी ना, वो थी पिनदोदो। पिनदोदो के बारे में कहा जाता है कि ये सोशल ई कॉमर्स मॉडल पे चलती है। ये करती क्या है? ये करती है कि लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 हम पाँचों ने एक चीज़ खरीदनी है, हमारा ऑर्डर इकट्ठा करेगा और वेंडर को जाके बोलेगा भाई मेरे पास 5 ऑर्डर है। अली बाबा का एक ऑर्डर है, अली बाबा ने जाके वेंडर को कहना ये एक ऑर्डर है, लेकिन वो आपके ऑर्डर्स को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके बोलता है जी मेरे पास इतना ऑर्डर है मुझे। अब आप फॉर एग्जांपल किसी रेडी वाले के पास भी जाते हैं, केले खरीदते हैं ना, तो 1 दर्जन 100 रुपया, आप उसे कहते हैं नहीं मैं 10 दर्जन लूँगा, तो कहते हैं ठीक है सर 90 लगा दूंगा। तो इस मॉडल से उसने वेंडर को तोड़ा, वहाँ से मार्जिन बढ़ाया, प्राइसेस कम की, और उसका एक ही मकसद है कि मुझे तेज़ी से भागना है। अली बाबा वाज फर्स्ट मूवर बट आई विल बी द फास्ट मूवर। तो फास्ट मूवर बन के उसने इस पूरे स्ट्रक्चर को ना बिल्कुल निचोड़ के रख देना है। तो पहले तो ये था कि अली एक्सप्रेस ही हाथ नहीं आ रहा था दुनिया के, तो अब तेमू अली एक्सप्रेस को टक्कर दे रहा है, और अली एक्सप्रेस से जो है ना तेमू हाथ में नहीं आ रहा। तो इसके पीछे खैर ये माइंड गेम है, जिसमें इसी वजह से 500 रुपये की चीज़ वही बात है, उन्होंने माइंड्स के साथ उन्होंने प्ले किया, और तो उन्होंने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, और लोग बसते गए। अच्छा, दराज के हवाले से मैंने 2-3 बहुत सादा और सवाल है, नहीं शिकायतें हम बाद में करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि इस टाइम में जो न्यू वेंडर्स आ रहे हैं दराज के ऊपर, उनके लिए चैलेंजेस क्या हैं? सेकेंडली उनके लिए एडवांटेज क्या है? लाइक आप उनको क्या प्रवोक करोगे कि यार आप दराज के ऊपर आओ, जो अभी तक दराज के ऊपर नहीं है, और क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे अगर वो दराज के ऊपर जाना चाहते हैं? कीपिंग इन माइंड ये वो लोग हैं जो अपना शॉपिफाई चला रहे हैं अभी। सही है। अच्छा, जो आपने जैसे क्या कहते हैं अभी मेंशन किया, आपकी बात पे आता हूँ। अभी जैसे मैं भी जो देख रहा था, बिकॉज मैं अगर मार्केट प्लेस में हूँ एज अ पार्ट ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ मार्केट प्लेस स्ट्रक्चर, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, बट आप लोग जो जिस तरह बात कर रहे हो, आप लोग कस्टमर के एंगल से ही बात कर रहे हो। कस्टमर को यही लगता है कि जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है गलत, वो कंपनी का गलत मसला है। बट एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को पता है कि कंपनी कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज है तो प्रोडक्ट सेलर का। अगर पीछे लाख सेलर बैठे हैं और वो प्रोडक्ट लगा रहे हैं और कुछ अलग बेच रहे हैं, उस सेलर पे बात नहीं जा रही, वो कंपनी में बात जा रही है। तो वो आई थिंक ड्रॉपशिप का एक फ्लॉ भी है कि अगर आप ड्रॉपशिप पे काम कर रहे हो, आप कभी भी सही प्रोडक्ट आपको नहीं पता चल सकता 100% कि वो सही बेचेगा कि नहीं बेचेगा। जैसे अमेजोन काम करता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन पे, वो एटलीस्ट उनको पता होता है वो क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हम भी FBD पे काम करते हैं, फुलफिलमेंट बाय दराज, जो हमारे वेयर हाउस में है वो सॉर्टेड होता है, वो आप क्वालिटी के बाद जाता है, क्वालिटी कंट्रोल के बाद जाता है। बट अगर मेरे दिन का कोई 3 लाख ऑर्डर है या 3 लाख ऑर्डर प्लस है, मैं हर प्रोडक्ट QC करके नहीं बेच सकता। आपको भी पता है ऑपरेशन कॉस्ट कितनी बढ़ जाता है। सेकेंडली, जिस तरह आपने बोला कि फॉर न्यू वेंडर्स कमिंग ऑन बोर्ड, उनके क्या चैलेंजेस और क्या फ़ायदे हैं। चैलेंज अगर मैं पहले बात करूँ, चैलेंजेस ये हैं कि अंडरस्टैंडिंग द डिडक्शन प्रोसेस,
अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट लिस्टिंग प्रोसेस, ये प्रोडक्ट्स उन्होंने खुद लगाने हैं, उसके बाद उनकी प्राइसिंग सेट करनी है, एट द एंड ऑफ द डे उनका क्या डिडक्शन होगी, वो एक चैलेंज है उनको समझाना। एक दफ़ा वो समझ भी जाते हैं, बट टैक्सेशन की वजह से कभी ऊपर कभी नीचे वो डिडक्शन हो रही होती है, तो कभी उस सेलर को ये नहीं पता वो क्या प्राइस लगाए। ब्रांड्स के लिए काफ़ी ईजी है, बिकॉज ब्रांड्स की एक प्राइसिंग कंट्रोल्ड होती है, उनको पता होता है मैंने इस प्राइस पे जाना है, इस डिस्काउंट पे जाना है। इस डिस्काउंट पे जब जाते हैं उन्होंने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया होता है इतना डिडक्ट होगा, ये हम जमा करा देंगे टैक्सेशन, और ये हमारे पास हमारे P&L पे हिट कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, न्यू सेलर्स को ना एक और भी बड़ी प्रॉब्लम आती है जब वो दराज पे न्यूली लिस्टेड होते हैं। वो कहते हैं जी कि हमें स्टार्टिंग में 1 मंथ या 20 दिन हमें ऑर्डर्स नहीं आते, अगर आते भी हैं तो 2-4 लिमिटेड ऑर्डर्स आते हैं। तो वो क्या प्रोसेस है, किस तरह से दराज उनको टेस्ट कर रहा होता है, या उसके पीछे क्या एक मैकेनिज्म है, और वो फिर ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ करते जाते हैं? तो ज़रा इस पर भी थोड़ा सा ज़रा बता दें। अच्छा, अगर मैं आपको बॉल पार्क नंबर बताऊँ, आज प्लेटफॉर्म पे 10 लाख प्रोडक्ट लाइव है। लाइव प्रोडक्ट एक अलग चीज़ है, अवेलेबल प्रोडक्ट अवेलेबल प्रोडक्ट एक अलग चीज़ है। लाइव हो सकता है बट शायद आउट ऑफ स्टॉक हो। तो इतना जब प्रोडक्ट होता है तो हर चीज़ बूस्ट नहीं हो सकती ऑटोमेटिकली। एक नया वेंडर आ रहा है, एक नया वेंडर अगर ऑनबोर्ड हो रहा है और अगर वो प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, काफ़ी टूल्स हमने क्रिएट किए हुए हैं उसको पुश करने के लिए। एक हमारा मार्केटिंग का टूल है DMS, जिसका नाम है दराज मार्केटिंग सॉल्यूशंस। आप सर्च एड्स लगा सकते हो, एक कीवर्ड लिखोगे शूज़ फॉर विमेन, आप अपना प्रोडक्ट वहाँ पे रैंक करवा सकते हो टॉप पे ऐड लगा के, जिस तरह अमेजोन में भी होता है, बिडिंग मॉडल है। ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक है, लेकिन इंप्रेशन पे पैसे नहीं कटते, क्लिक पे पैसे कटेंगे। एक ये तरीका है। एक तरीका है आप अर्ली बर्ड प्रमोशन लगा सकते हो, अर्ली बर्ड प्राइसिंग। आज मैं प्रोडक्ट 1000 रुपये का लॉन्च कर रहा हूँ, बट 14 दिनों के लिए मैं उस पर 30% ऑफ लगा रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली सर्च में बूस्ट हो जाएगा, EBP का उस पर टैग लग जाएगा अर्ली बर्ड प्राइसिंग का, और वो पुश होगा। एक ये आपके पास तरीका है। दूसरा एड्स का तरीका है। तीसरा, आप फ्लैश सेल्स ज्वाइन कर सकते हो। हमारी डेली फ्लैश सेल्स स्लॉटिंग होती हैं। आप नया प्रोडक्ट है, फ्लैश सेल में डालो, अच्छे डिस्काउंट पे डालोगे, ऑटोमेटिकली स्लॉट होगा। अच्छा, ये आप लोग कुछ न्यू जो हैं जिनको आप ऑन बोर्ड होते हैं सेलर्स वगैरह, आप उनको कोई सेगमेंट वाइज भी कैटेगराइज करते हैं, लाइक D-C-B-A इस तरह से करके, और फिर उनमें भी कोई ऑर्डर्स की रेशो होती है कि लाइक जो D सेगमेंट का है वो एक दिन में 5 ऑर्डर्स ही दराज से जो है वो ले सकता है। तो इसको किस तरह से वो जो है वो, अगर मतलब किसी एड्स वगैरह या उसके थ्रू ना जाए, ग्रेजुअली वैसे ही नॉर्मली जाना चाहे तो? ऑनेस्टली सेलर्स के अंदर कोई बाइफिकेशन नहीं हुई हुई टीयर की। ठीक है। ब्रांड्स में हम करते हैं। ब्रांड्स में ऑब्वियसली अगर एक टीयर A ब्रांड है तो मुझे पता है उसका, फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है वो महीने की 15 करोड़ की सेल कर रहा है, मुझे पता है ये मेरे पास भी इतना बिक सकता है, बिकॉज उसकी एक रेफरेंस प्राइसिंग है, एक रेफरेंस, एक वैल्यू है मार्केट में, एक वैल्यू कस्टमर भी है। ऑटोमेटिकली मेरे पास सर्च भी आता है कि एक ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आज लामा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, या आउटफिटर्स नहीं है मेरे पास, लेकिन सर्च आ रहे हैं आउटफिटर्स लामा के, तो आई कैन कैलकुलेट कि 10,000 बंदा दिन में आके आउटफिटर्स लिख रहा है, बट मेरे पास वो सॉर्टमेंट नहीं है। मैं ऑटोमेटिकली आउटफिटर्स को जाके बता सकता हूँ कि 10,000 बंदा आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो आपका प्रोडक्ट मांग रहा है। सेलर्स के केस में मैं नहीं कर सकता, तो आई कैन नॉट मैं टीयरिंग नहीं कर सकता कि किसका पोटेंशियल या कैपेसिटी क्या है। आज शायद आप जूते बनाते हो, आप एक सेलर हो, आप जूते बनाते हो, आप भी एक सेलर हो। आपसे जब मैं बात करूंगा शायद मुझे पता चले आपके पीछे फैक्ट्री है, शायद आप होलसेल कर रहे हो या किसी से माल खरीद के ड्रॉपशिप कर रहे हो, तो क्या पता जब तक मेरी आपसे बात नहीं हो रही आप दोनों मेरे लिए इक्वल हो। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई की अकाउंट मैनेजर है या दराज का कोई भी POC आपके साथ कनेक्टेड है, तो ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट उस तरह से मिल सकती है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप खुद से काम कर रहे हो, आके लाइव जा रहे हो, प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो आपको उतनी ही विजिबिलिटी मिलेगी जितना किसी और बंदे को मिल रही होगी। कोई उसमें हमने बाइफिकेशन नहीं की हुई। ठीक है। अच्छा, ये आपकी विजिबिलिटी और इन चीज़ों से एक और बात जो है वो आई है, मेरा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग अपना जो है वो ब्यूटी या कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड भी अपना स्टार्ट करते हैं, तो उनको बड़ी हर्डल्स आती हैं जी अपनी प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए। तो क्या अगर आपके साथ की अकाउंट मैनेजर या POC असाइन है तो वो सारा प्रोसेस एक ईजी स्टेप में हो जाता है, या उसके लिए भी एक जो है कि आपने कोई फॉर्म F या कुछ इस तरह का है वो आपने सबमिशन करवानी होती है, पूरी एक ब्रांड आइडेंटिटी वो आपने देनी है, कहाँ से लिया, कैसे अप्रूव करवाया, तो इस पर भी ज़रा थोड़ा सा बता दें। अच्छा, थोड़ा मैं आपको पहले बता देता हूँ मैं देखता क्या हूँ यहाँ पे। मैं फैशन के की अकाउंट्स देखता हूँ, हेड ऑफ की अकाउंट्स और फैशन। की अकाउंट मैनेजर कैसे मिलता है? की अकाउंट मैनेजर आपको डे 1 पे नहीं मिलेगा। की अकाउंट मैनेजर तब मिलेगा जब आप एक सर्टेन थ्रेशोल्ड की सेल कर लो, ऑटोमेटिकली फिर सेगमेंट्स डिफाइंड है। पहले अगर आप मेरी एक्विजिशन टीम आपको ऑनबोर्ड कर रही है तो आपको एक इंक्यूबेटर मिलेगा। इंक्यूबेटर आपके साथ 90 डेज रहेगा, एक सर्टेन सेल जनरेट करेगा, तो वो आगे आपको पास ऑन कर सकते हैं नेक्स्ट सेगमेंट को। अगर वो सेल आप रिकॉर्ड नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल आप जूतों के सेलर हो या कपड़ों के सेलर हो, आपने प्रोडक्ट ही 5 डालें, 5 प्रोडक्ट डाले, ना वैरायटी डाली है, प्राइसिंग आप दे नहीं रहे, कैंपेन्स आप ज्वाइन नहीं कर रहे, तो आप ऑटोमेटिकली वो बंदा भी आपके साथ एक सर्टेन लेवल तक काम करेगा, वो फिर आगे बढ़ेगा किसी और सेलर के साथ। बट अगर फॉर एग्जांपल $1000 का टारगेट है, 3 लाख रुपए का टारगेट है, वो 90 डेज में 3 लाख रुपए कर लेते हैं, वो इंक्यूबेटर से आप एज अ सेलर मैथ सेगमेंट पे चले जाओगे। मैथ सेगमेंट है जो इंक्यूबेटर से ऊपर आता है। मैथ सेगमेंट का फॉर एग्जांपल 6 लाख टारगेट हो गया, 6 लाख आप कर लोगे, नेक्स्ट सेगमेंटेशन होगी, आप चले जाओगे इमर्जिंग की अकाउंट। इमर्जिंग की अकाउंट इज के ये ग्रोथ, ये की अकाउंट बन सकता है, ग्रो कर रहा है, उसका टारगेट फॉर एग्जांपल 9 लाख हो गया।
3 महीने में अगर आपने 9 लाख एवरेज कर लिया मंथली, आप फिर बन जाओगे की अकाउंट। की अकाउंट आपका टॉप की अकाउंट है। की अकाउंट जाता है की अकाउंट मैनेजर के पास, ई के इमर्जिंग की अकाउंट्स, इमर्जिंग की अकाउंट मैनेजर्स, मैथ सेगमेंट, मैथ कैम्स, मैथ की अकाउंट मैनेजर्स। तो उसका भी एक प्रोसेस है। आपने जिस तरह बात की ब्यूटी की, अप्रूवल्स, लाइसेंसेज, एवरीथिंग, आप ब्यूटी वाली जो कैटेगरी है उसमें हर कोई आके कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर के एंगल से सोचे लाइसेंस होना बड़ा ज़रूरी है प्रोडक्ट का। एक ब्यूटी प्रोडक्ट, मैंने काफ़ी सेलर्स देखे उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो उनका लाइसेंस होना और उनके पास सर्टिफिकेशन होना बड़ा ज़रूरी है। कि अकाउंट मैनेजर आपके पास होगा भी, वो आपको यही इन्फोर्स करेगा कि ये बनवाओ, फिर मैं आपका प्रोडक्ट लगवा सकता हूँ, वरना मैं नहीं लगवाऊंगा। ठीक है दावत, मेरा एक और सवाल है, वो ये है कि ये बताइएगा कि दराज पे भी आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। जैसे अमेज़ॉन पे आप सर्च एड्स होते हैं तो आप अपने आप को ऊपर टॉप पे ले जाते हैं, और वो दराज पे एसईओ करने का क्या तरीकाकार होगा? अच्छा, दराज पे फॉर एग्जांपल जो आप एडवर्टीजमेंट्स करते हो वो आपके दराज स्टोर के लिए हैं, वो आपके .com के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपके दराज स्टोर के लिए हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रांड के एड्स लगा रहा हूँ, शलवार कमीज़ फॉर विमेन, सफ़ायर का ब्रांड है, या फॉर एग्जांपल जेलबरी है, जेलबरी एज एन एग्जांपल ले लें, शलवार कमीज़ फॉर विमेन, वो ऐड लगा देता है। फीचर उसने कॉस्ट पर क्लिक की एक बिड लगानी है। एवरेज अगर मेरे दराज पे 100 प्रोडक्ट लगा हुआ है शलवार कमीज़ में, 100 में से 200 प्रोडक्ट्स पे ऐड लगा हुआ है और उसकी CPC 5 रुपये, तो मेरा बिडिंग मैकेनिज्म 5 रुपये उसको बेंचमार्क कर लेगा। अगर आप 5 रुपये से ऊपर की बिड लगाओगे तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर दिखोगे। अगर आप 5 रुपये मेरा बेंचमार्क है और आप लगा रहे हो 2 रुपये, तो आप ऐड तो लग जाएगा बट आप 2-3 स्क्रॉल्स बाद दिखोगे। तो आपने भी शुरू कर लिया? ये शुरू हमने काफ़ी देर से किया हुआ, लाइक 1-2 साल हो गए हैं, हमने बहुत चीज़ें की हैं। आज हम हमारे जो बैनर्स होते हैं, जो टॉप स्लाइडर्स होते हैं, वो भी लोग परचेज़ कर रहे होते हैं। काफ़ी कंपनीज़ हैं, FMCG की कंपनीज़ हैं, फैशन की कंपनीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज़ हैं। हम बैनर्स भी देते हैं, उसके अलावा नीचे हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, वो भी आप परचेज़ कर सकते हो। हम ब्रांड डेज भी करते हैं। ब्रांड डे क्या है कि एक दिन मैं आपको 360 मार्केटिंग दूंगा, आप बजट दोगे, मैं 360 मार्केटिंग दूंगा, मैं आपको बैनर दूंगा, फ्लैश सेल में पूरा भर दूंगा, आपके स्प्लैश स्क्रीन्स दूंगा, पुश नोटिफिकेशंस, जो 20 लाख कस्टमर मेरा डेली का आता है प्लेटफॉर्म पे, और जो मेरा पूरा यूज़र बेस है उसको एक मैसेज आ रहा होगा कि ये ब्रांड इस डिस्काउंट पे है सिर्फ आज। तो ऑटोमेटिकली वी आर गिविंग रीच टू एवरी दैट ब्रांड ऑन वन डे टू एवरी यूज़र बेस और एवरी कस्टमर वी हैव। तो ये चीज़ें काफ़ी हम कर रहे होते हैं, अभी भी कर रहे हैं, साल से कर रहे हैं। अच्छा मुर्तज़ा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि दराज पे कौन सी जो कैटेगरी है इस वक्त वो सबसे ज़्यादा बिक रही है, बेस्ट सेलिंग कैटेगरी कौन सी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली किस विमेन जूते बिक रहे हैं। जोक्स अपार्ट, कौन सी कैटेगरी और किस प्राइस रेंज में बिक रही है, किस प्राइस रेंज में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली हर कैटेगरी बिक रही है, हर इंडस्ट्री बिक रही है, उसमें सब कैटेगरीज के सीजन आते हैं। फॉर एग्जांपल आज अगर मैं फैशन की बात करूं, मेरे पास सबसे ज़्यादा जो बिक रहा है वो वेस्टर्न विंटर बिक रहा है। वेस्टर्न विंटर क्यों बिक रहा है? सीज़न है आपका, दिसंबर के बाद ये बिकना बंद हो जाएगा। दिसंबर के बाद आपका रमज़ान का सीज़न आना है, सब ने शलवार कमीज, ईस्टर्न और जूतों की तरफ ज़्यादा चल जाना है। आज अगर आपका जूता बिक रहा है तो स्नीकर बिक रहा है, क्लोज बिक रहा है, ओपन नहीं बिक रहा। कपड़ों में हाफ स्लीव्स नहीं बिक रही, हुडीज़ बिक रही हैं, स्वेट शर्ट्स बिक रही हैं, ट्राउजर्स बिक रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने देखा है कि आपका अभी भी AC बिक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ठंड की वजह से ACs का डाउनफॉल आए, ACs बिक रहे हैं, वो इन्वर्टर की वजह से बिक रहे हीटिंग कूलिंग। हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स पे वो उस तरह नहीं है। बट सीजनल इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आता है फैशन पे, सबसे ज़्यादा जो हमने नोट किया। और किस प्राइस पॉइंट पे, कोई रेफरेंस? प्राइस पॉइंट अगर मैं आपको देखिए, हमने टीयरिंग की हुई होती है। फॉर एग्जांपल सेलर्स का एक अलग प्राइस पॉइंट, एक AIV है, ब्रांड्स का एक अलग AIV है। सेलर्स का अगर कोई आप कैटेगरी फॉर एग्जांपल पूछते हो स्वेट शर्ट्स का या हुडीज़ का, हुडीज़ अंडर 1000 नियर 1000 रुपीज़ बिक्री होती हैं हुडीज़। हुडी प्लस पजामा 1200, 1100, 1300 इतने में बिक्री होती हैं। अच्छा, कोई ऐसी सदाबहार कैटेगरी है कि जिसके अंदर कोई अगर नया स्टार्ट करने वाला है वो अगर आ रहा है, क्योंकि आपने तो अभी डरा दिया सबको कि यार इसका सीज़न आता है, इसका सीज़न नहीं आता, तो कितनी इन्वेंट्री रखूं, तो कोई ऐसा कोई सदाबहार कैटेगरी बताएंगे जो 12 महीने चलती हो और उसका क्या प्राइस रेंज हो? अच्छा, हर इंडस्ट्री की कुछ कैटेगरीज होती हैं जो नेवर आउट ऑफ स्टॉक वाली और ऑल सीजन चलती हैं। फैशन की भी आप बात कर सकते हो। आप लॉन्जरे एक ऐसी कैटेगरी है जो पूरा साल सेम प्रोडक्ट रहता है और सेम प्रोडक्ट बिकता रहता है, एक वो कैटेगरी हो गई है। ऑल सीज़न हमारे और भी काफ़ी कैटेगरीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दुपट्टा वाली कैटेगरी हो गई, अबाया वाली कैटेगरी, हिजाब वाली कैटेगरी हो गई। ये कैटेगरीज हैं जो चेंज नहीं होती। बेल्ट्स हो गई, फॉर एग्जांपल वॉलेट, सॉक्स वगैरह, ये ऐसे हैं जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं। जेनेरिक प्रोडक्ट्स आपके पूरा साल बिकते हैं, उस पर चेंजेस नहीं आते। लेकिन फैशन में देयर इज़ अ सीजनल इम्पैक्ट फॉर एवरी। जूतों में भी आएगा, कपड़ों में भी आएगा, और ज्वेलरी में भी नहीं आता। ज्वेलरी ऑल्सो स्टेज द सेम, बिकॉज अगर मैं फैशन की बात करूं, हमें लगता है फैशन इज ओनली अपैरल एंड जूते ज़्यादातर,
फैशन बहुत डाइवर्स इंडस्ट्री है, जूते हैं, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, आईवेयर है, लगेज है, बैकपैक्स हैं, उसमें बेल्ट्स आ जाती हैं, ग्लव्स आ जाते हैं, वॉलेट्स आ जाते हैं, तो ज्वेलरी, रिंग्स, ज्वेलरी में इतनी ज़्यादा कैटेगरीज हैं, रिंग्स हैं, वॉचेस अलग हैं, सन ग्लासेस अलग हैं, बहुत बड़ी कैटेगरी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो सीजनल नहीं हैं, जैसे वॉचेस भी सीजनल नहीं है, ज्वेलरी भी सीजनल नहीं है, तो आप उसमें काम कर सकते हो। काफ़ी हमारे पास वेंडर्स जो स्टार्ट होते हैं वो ज्वेलरी से स्टार्ट होते हैं, बिकॉज ज्वेलरी ऐसी कैटेगरी है जिसमें लो वो एंट्रेंस बैरियर है, लो कॉस्ट है। आप शालमी जाओ, आप 10-20 हज़ार रुपये से स्टार्ट कर सकते हो अपना बिजनेस, कोई इतनी बड़ी कैटेगरी आपको स्टॉक भी नहीं फंसाना होगा। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ ये बताएं कि एक स्टोर है, उसने जो है ना वो प्रोडक्ट्स बेचना शुरू की, लेकिन उसने जुम्मा बाज़ार बना दिया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी 2-4 चीज़ें डाल दी हैं, 2-4 फैशन की भी चीज़ें डाल दी हैं, 2-4 और भी डाल दिया है। तो क्या ये करना सही है, या आप किसी एक कैटेगरी को पकड़ें और उसी कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट डालना शुरू करें? क्या अच्छा परफॉर्म करता है? अच्छा, मैं जो रेकमेंड करता हूँ कि यू स्टिक टू वन कैटेगरी। अगर आपको एक कैटेगरी में आप स्टिक करोगे तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। कोई क्रॉस कैटेगरी या मिक्स कैटेगरी में काम नहीं कर रहा होगा जो खुद मैन्युफैक्चरर है, उसके पीछे फैक्ट्री है। मिक्स कैटेगरी में सिर्फ वो बंदा काम कर रहा होगा जो रीसेलर है और जो ड्रॉप शिप पे काम कर रहा है, वो यहाँ से माल उठा रहा है, यहाँ बेच रहा है। उसकी हमेशा खरीद भी चेंज होती रहती है, वो कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। आज अगर वो 100 रुपये में एक चीज़ बेच रहा है, उसको ना वो बता सकता है ना मैं बता सकता हूँ कि अगले 20 दिन बाद उसके पास वही कॉस्टिंग होगी कि नहीं होगी। बट एक मैन्युफैक्चरर जिसकी अपनी फैक्ट्री है या खुद जो SMT लगा के स्टिचिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो बता सकता है कि यार ये मैं आज 1000 में दे रहा हूँ, मैं अगले महीने तक ये 1000 में ही दूंगा, बिकॉज मेरे पास कपड़ा भी पड़ा हुआ है, मेरे पास यूनिट वाले बंदे भी हैं, मेरी अपनी स्टिचिंग चल रही है, आई कैन डू दिस। मिक्स कैटेगरी वाला शायद एक महीना बहुत अच्छी सेल कर ले, अगले महीना उसका डिप आएगा, वो कभी कैलकुलेट नहीं कर सकता अपना पूरा ईयर लॉन्ग, और उसमें ग्रोथ भी नहीं आ सकती इन टर्म्स ऑफ लाइक किस तरह वो एज अ ब्रांड बन सकता है कल को। जैसे मैं आप लोगों का एक वो देख रहा था, हमारा ही एक था सेलर जो दराज से स्टार्ट हुआ था, जैस्पॉट। उसने लास्ट ईयर पहले दिन दराज के पूरा महीना कुछ 3 करोड़ प्लस की सेल की है ओनली ऑन दराज। नाउ ही शिफ्टेड टुवर्ड्स हिज वेबसाइट एंड एवरीथिंग, बट वो बंदा ही स्टार्टेड ऑफ विद हेडफोन्स, वो जूतों में नहीं था, उसने स्टार्ट ऑफ किया अपने हेडफोन्स बेचना और मिक्स कैटेगरी से। बट जब उसने एक कैटेगरी पकड़ी, फिर उसने जाके यूनिट तैयार किया, फिर उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बैठाई, अपने बंदे रखे, आज उसने उसको ब्रांड बना दिया। अब मिक्स कैटेगरी वाला बंदा के नेवर स्टार्ट ए ब्रांड, वो ब्रांड की तरफ उसका माइंडसेट भी नहीं होगा। उसका माइंडसेट होगा कि और माल जहाँ से सस्ता मिल रहा है डालते जाओ, प्रोडक्ट्स डालते जाओ, असॉर्टमेंट डालते जाओ, बेचते जाओ, विच इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, बंदा कर सकता है, लेकिन ग्रोथ नहीं है उसमें, लॉन्ग टर्म आप उसको नहीं चला सकते। चला भी सकते हो, लेकिन उसको आप कभी ब्रांड की तरफ नहीं लेके जा पाओगे, कभी उसको एज अ बिजनेस नहीं बना पाओगे उस तरह से। थैंक यू सो मच दावर, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुर्तज़ा का हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि जब हमने इसको बुलाया किसी और बात से था, वो इस पे बात करेंगे वो डिस्कस करनी थी, और हमने ज़बरदस्ती इसको यहाँ बिठा लिया क्योंकि हम चाहते थे बेनिफिट आपका, क्योंकि हमें पता था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये आप तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है, दराज में वो काम करते हैं, इस मल्टीनेशनल कंपनी, इनके ऊपर बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, नाम नहीं ले सकते, ये नहीं बता सकते, वो नहीं बता सकते। बट हमारा मकसद कोई आज यहाँ पे दराज के सीक्रेट्स जानना नहीं था, बट वो नॉलेज था जो जिस नॉलेज के लिए आप तड़प रहे हैं, और वो भी तड़प रहे हैं बताने के लिए, आप लोग तड़प रहे हैं जानने के लिए। तो शुरू में आपने देखा कि हमने आपस में ही गप लगाई, आपस में बातें कर करके उसको रिलैक्स किया, उसको मोड बताया कि भाई किस तरह होता है, एंड देन जब वो रिलैक्स हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने चप्पड़ फाड़ इन्फॉर्मेशन दी। तो एक बार फिर मैं इसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुर्तज़ा दावर। अगर आप इनको फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक्डइन से इनकी प्रोफाइल देख सकते हैं। हम बाद में भी इनको इंशाल्लाह परसू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले कुछ एपिसोड में दोबारा ही आएँ। दराज से रिलेटेड आपके कोई सवाल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। यकीन जाने हम एक एक क्वेश्चन आपका देखते हैं, वलीद पर्सनली क्वेश्चंस आपके देख रहा होता है, मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी कर रहा होता है ना, हमारे ग्रुप में सेंड करता है, मैं पर्सनली सेंड करता है ऐसे ही है। कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया, नेक्स्ट टाइम हमने इसका आंसर करना है। और इसमें दराज के बहुत सारे सवाल थे, तो इसलिए आप इधर हैं आज। ज़बरदस्ती बिठाया। तो वो सवालात हम जो अच्छे आपके कमेंट्स होते हैं उसकी यकीन माने स्क्रीनशॉट लेके हमने अपनी प्रोफाइल्स पे शेयर किया। हमारा दिल इतना खुश हुआ, यहाँ आना बैठना, ये सब एपिसोड रिकॉर्ड करने के पीछे बहुत मेहनत है और हर बंदा अपनी अपनी जॉब में बिजी है, लेकिन फिर भी ये टाइम निकालते हैं हम सिर्फ आपके लिए। तो आप अगर हमें कुछ देना चाहते हैं ना, तो वो सिर्फ वो कमेंट्स में आपका प्यार है, तो उसमें आपने कंजूसी नहीं करनी। ज़रूर कमेंट्स लिखें, कमेंट्स हम पढ़ते हैं, कमेंट्स में सवालात हैं तो हम उसके जवाब भी देते हैं। और इसी वजह से हमने एक पूरी पिछली जो बैठक एपिसोड 12 वो हमने की ही सिर्फ सवालात और जवाबात पे। तो कमेंट्स में कंजूसी मत कीजिएगा, इस तरह से ही हमें अपनी मोहब्बत बांटते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह इस कम्युनिटी में हम जितनी हो सके आप लोगों को सिखाते रहेंगे नॉलेज के साथ। और आगे आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आया होगा आज की बैठक में। और इस बैठक से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।